इनफैक्ट सेकंड ईयर से गवर्नमेंट एग्जाम का पढ़ना स्टार्ट किया था, पर थर्ड ईयर में मैंने कुछ और चीजें स्टार्ट करी, जैसे कि मेरे को कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली कुछ लोगों के लिए स्टूडियो बनाने के लिए। उस अपॉर्चुनिटी को हमने जब स्क्रैच किया तो पता चला हमने काफी सारे स्टूडियोज बनाए बीकानेर, फरीदाबाद, दिल्ली के अंदर। और वहां से हमें, अरे वाह स्क्रीन एकदम से बड़ी हो गई, अब मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। और वहां से मेरे को काफी सारा रेवेन्यू मिला। और धीरे धीरे करके हमारे यार शुरुआत में एक चैनल था, अब हमने 5 चैनल कर लिए हैं। हम क्लास 12th और 11th और कॉलेज स्टूडेंट्स को कुछ कुछ पढ़ाने की प्रयत्न करते हैं। मैं साथ में मुर्गी फार्म भी चलाता हूँ और हमारा थोड़ा थोड़ा रियल एस्टेट में काम चलता रहता है। और मेरा विजन ये है कि यार 2025 तक जितना भी पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट है एनिमेटेड वर्जन में हम सारे बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। विद इन 6 मंथ्स एक बहुत धांसू ऐप बन रहा होगा, जो कि एक नॉर्मल ऐप नहीं होगा, उसका बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव एनिमेटेड इंटरफेस होगा। एक ऐसा ऐप होगा जो कि शायद आज के दिन हजारों करोड़ों की जो कंपनी वर्थ लेके बैठी है एजुकेशन इंडस्ट्री में, उसके इक्विवेलेंट हम बना रहे होंगे। और सारा कंटेंट जो लाखों में बिक रहा है वो आपको फ्री में अवेलेबल होगा। और बस ये मेरा इंट्रोडक्शन था। पिछले 1.5 साल में यार थोड़े थोड़े सोलोप्रेन्योरशिप के अंदर हम घुसे हैं। हमारी जो टीम, पहले मैं एक काम करता था, अब हमारे पास 30 से ऊपर एनिमेटर्स हैं, 15 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनमें वो लोग हैं जिन्होंने आईआईटी दिल्ली वगैरह से आपके मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो बोर्ड टॉपर्स रह चुके हैं, वो सेंट स्टीफेंस में पढ़ रहे हैं, वो ग्रेजुएट हैं टॉप आईआईटीज एनआईटी से। ये हमारी टीम है, सारे के सारे यंग इंडिविजुअल्स हैं, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। दिस वाज माय इंट्रो। नाउ क्या करेंगे, कुछ पॉइंटर्स लिखने स्टार्ट करते हैं जो मेरे को समरी ठीक लगी। पहला मेरा मानना ये है यार कि अगर आप अपने 20s में हो, अर्ली 20s में हो, अंटिल योर 30s आपकी एक प्रायोरिटी ऑर्डर होनी चाहिए लाइफ में। और थोड़ा है ना यार, आपको 1 घंटा सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ 5-5 मिनट सुनोगे जो चीज मैं बोलूंगा उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं। जैसे पहला है आपका होता है काम। काम इज प्रायोरिटी नंबर 1। अगर आपने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं बना रखी जनाब, आप फिर लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ये एक रिसर्च हो रखी है कि दिन में अगर हमारे पास मान लो 10 काम है सुबह से लेकर शाम तक, उनमें एक काम ये भी हो सकता है कि ओके मम्मी के लिए दूध लेके आना है, हमें अपनी कॉलेज की पढ़ाई करनी है, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मेरे को कुछ पोस्ट करना है सोशल मीडिया के ऊपर, ओके मेरा कोई स्टार्टअप है उसमें मेरे को कुछ काम करना है, अच्छा मेरे स्कूल का कोई असाइनमेंट है वो करना है। ऐसे करके आपके 10 काम है। तो यूजुअली लोग यार 1 to 10 में आपका सिर्फ 20% काम होता है जो कि असली में इंपॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनल ग्रोथ और करियर के लिए। और बचे हुए जो 8 काम होते हैं, जैसे मार्केट से दूध लेके आना या बाकी छोटे मोटे काम, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। पर मेजोरिटी लोग अपना सारा समय उस 80% काम में लगा रहे होंगे। तो रूल नंबर 1 ये है कि जब भी आपका दिन स्टार्ट होता है यार, अब आप कॉलेज के अंदर हो, आप अपना ऐसे टाइम टेबल नहीं बना रहे होगे 11वीं क्लास के 12वीं क्लास के बच्चे की तरह कि ओके मैं किस टाइम से किस टाइम क्या कर रहा हूँ, पर वो 10 काम जरूर लिखो कि आज मुझे, जैसे अगर मैं अपना निकालूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आज मुझे एक ऑपरेशनल मैनेजर हायर करना था। ठीक है, आज आपके साथ ये एक मेरा सेमिनार है। ओके, लेट नाइट थर्ड मेरी आज एक क्लास है। मेरे को ये देखने हैं कि मेरे सारे चैनल पे कुछ कुछ अपलोड्स हो रहे हैं नहीं। अब जब मैं अपलोड्स बोलता हूँ तो मेरे सारे चैनल आ जाते हैं, उसमें इंस्टाग्राम आ जाता है, इंस्टाग्राम का पोस्ट आ जाता है, इंस्टाग्राम का स्टोरी आ जाता है, एंड देन लिंक्डइन आ जाता है। ठीक है, फिर फिफ्थ, आज एक लॉयर्स के साथ हमारी कुछ मीटिंग है, हम कहीं पे कुछ क्लोज कर रहे हैं, तो मेरे को ये देखने थे कि उस मीटिंग के अपडेट्स क्या हैं और हमारे उस पर क्या टेक होंगे। ठीक है, सिक्स्थ, हमारी जो कोई जनरल मीटिंग हुई जो होती रहती है कि यार ओके हमारे ये जितने भी बंदे हैं क्या ये सब ठीक काम कर रहे हैं। हम एक टीवी सीरीज शूट कर रहे हैं साथ साथ में, उस पर भी हमें अपडेट चाहिए होता है कि ओके यार हमारे टोटल 65 सीन्स हैं, हमें 10 दिन के अंदर क्लोज करना है, तो क्या अभी हम टाइम शेड्यूल पे चल रहे हैं, क्या हमने बजट्स को ऑन सही जगह पे रख रखा है। तो अकॉर्डिंगली ये मेरे 8-10 काम हो गए। अब मैं देख लूंगा इसमें सबसे ज्यादा, अब इसमें कोई भी खैर फालतू काम नहीं है, मम्मी का सामान रखने टाइप, पर यहाँ पे यार इधर मेरी जैसे टीम एक स्ट्रांग काम प्ले कर रही होती है, क्योंकि यार ऑपरेशनल मैनेजर हायर करना है, तो मैंने एक और व्यक्ति को कहा जिन्होंने ऑलरेडी, मेरा काम था इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, कुछ एंट्री आई 2-4 हजार, उनमें से हमने सेलेक्ट करके एक व्यक्ति को हायर करा, उसका मैंने लास्ट में आधे घंटे का इंटरव्यू किया और उसको फाइनलाइज कर लिया। सेमिनार अभी आपके साथ कर रहे हैं, क्लास रात को 10 से 12 होगी, अपलोड्स जो होंगे वो आपकी क्लास के बाद लगभग 7:30 से 9:30 के बीच में हो रहे होंगे। फिर मीटिंग अपडेट्स हैं, ये मेरे को व्हाट्सएप वगैरह पे मिल जाते हैं, तो ये मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया, सिर्फ मेरे एंड से जो लॉयर्स थे वो अटेंड करके आए। जनरल मीटिंग है, ये शायद आज कैंसिल हो रही होगी क्योंकि इसके लिए समय नहीं बचेगा। और इस प्रकार से आपको भी अपने दिन में लिखने हैं, और जो टॉप 3 है वो जरूर करने हैं। स्टूडेंट लाइफ में ऐसे आपके 10 काम नहीं निकल के आ रहे होंगे, या अभी हम सोलोप्रेन्योरशिप में इसलिए सारे ऐसे काम निकलते हैं, सारे देखने पड़ते हैं। पर आपको अपना पता होना चाहिए कि ओके यार दिन में मेरे को कोडिंग करना है, ठीक है, एटलीस्ट 1 घंटा देना है, 2 घंटे देना है, या फिर ये एक मेरी साइड हसल है, क्या मैंने साइड हसल पे ये काम करना है, मेरे को 2 पोस्ट मारने हैं, आपका अपना कुछ हो सकता है यार, मैं हमेशा कंटेंट की डायरेक्शन में देखता हूँ। ये
फर्स्ट था। अब एक फैक्ट है यार जो कि मैं काफी दिनों से लोगों को अपनों को बता रहा हूं कि पहला, दुनिया के 3% लोग होते हैं जो बचे हुए 97% से ज्यादा पैसे कमाते हैं। और इस चीज को जब सुनता हूं तो बड़ा शॉकिंग सा लगता है कि क्या 97% लोगों को ये नहीं पता कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, या 3% लोग बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा स्मार्ट हैं। ट्रस्ट में 3% लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, आप इस चीज को लिखो पहले, 3% अर्न मोर देन द रिमेनिंग 97%। कोई भी डोमेन क्यों ना हो यार, ठीक है, आप किसी भी डोमेन की बात करें, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो सीए है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन है, किसी भी फील्ड के अंदर जो ऊपर के 20% लोग हैं, मान लो अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो ऊपर के 20% लोग नीचे के 80% लोगों से कंबाइंड ज्यादा कमाते हैं। और इस 20% में भी ऊपर का जो 1% व्यक्ति है, जो कि यार आपके, आप एनडीटीवी खोलते हो, आज तक खोलते हो, तो आपको जो फेस दिखाई देता है वो है टॉप 1%। वो सबसे ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं, वो अपनी ब्रांड वैल्यू भी बना रहे होते हैं। तो आप यार जब भी सवाल पूछते हो कि भैया विच डोमेन इज गुड, एवरी डोमेन इज गुड, प्रश्न ये है कि क्या आप सबसे पहले उसके टॉप 20% में पहुंच सकते हो, और उसके बाद क्या आप उस टॉप 1% में आ सकते हो। हर डोमेन का टॉप 1% हाईली लुक्रेटिव होता है। थर्ड चीज यार, आपको लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। एक तो प्रायोरिटी थी जो डे टू डे बेसिस पे मैंने आपको कहा, आपके दिन के 10 काम होते हैं पर उनमें से 3 ही काम हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक प्रायोरिटी ये होती है जो आप लाइफ में स्ट्रक्चर बनाते हो। अर्ली 20s में मेरा मानना है कि आपका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, प्रायोरिटी नंबर 1 शुड बी गिवन टू काम, जो भी आपका काम है। प्रायोरिटी नंबर 2 शुड बी गिवन टू फैमिली, और फैमिली में मेरा डेफिनेशन थोड़ा अलग है। फैमिली में पहले आते हैं पेरेंट्स, दूसरे आते हैं सिबलिंग, ये उसी ऑर्डर में है कि कौन आपके साल कितने सालों से है। थर्ड, अगर आपकी शादी वादी हो गई है तो स्पाउस, और वो आपकी हुई नहीं है तो ठीक है। तो फोर्थ आपका होता है लास्ट में फ्रेंड। अब यार ये आपको शायद थोड़ा हार्श लगे, पर मेरा मानना ये है, क्या आपके पेरेंट्स आपको 100 करोड़ रुपए के लिए मारेंगे? मैं उन्हें बोलूंगा कि टेक 100 करोड़ रुपीज, और ये जो बच्चा है जिसके अभी आपके बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए, ठीक है, आपने 97 सोचे थे पर ये 94 लिया है, 100 करोड़ लो और मार दो अब इसको, तो वो नहीं मारेंगे आपको। पर वहीं पे आपके अगर किसी भी दोस्त से पूछा जाए कि यार टेक 100 करोड़, आपको डायरेक्टली नहीं मारना, कोई थर्ड पर्सन नहीं मार देगा इसे, तो कितने प्रश्न व्यक्ति हैं जो कि आपके साथ खड़े होंगे, आपको बचा रहे होंगे, वो फ्रेंड के डेफिनेशन में आता है। पूरी लाइफ में हम शायद एक आधा दोस्त बना पाते हैं अपनी जिंदगी में। सेकंड प्रायोरिटी इज फैमिली एंड थर्ड प्रायोरिटी इज नो वन। कोई नहीं है थर्ड प्रायोरिटी, भाड़ में जाए सब। फर्स्ट काम, सेकंड फैमिली, और थर्ड है भाड़ में जाए। मेरा अभी मैं 30s में पहुंचा नहीं यार, पर यूं लगता है मुझे 30s के बाद शायद ये प्रायोरिटी ऑर्डर बदलता होगा। फर्स्ट आपका फैमिली, क्योंकि अब आपकी शायद बच्चे हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ हो जाती है, और सेकंड आपका काम हो जाता है, एंड थर्ड फिर से दोबारा भाड़ में जाए। राइट, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आपका गोल ये नहीं है कि मुझे अपने पड़ोसी से लड़ना है, ठीक है, आपका गोल ये नहीं है कि आपके साइड वाले रूम में जो व्यक्ति है वो लाउड स्पीकर पे गाने बजा रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो। मनुष्य की तरह आप एक बार उसे बोल सकते हो आवाज कम करे, नहीं मानता तो आप ही लाइब्रेरी में चले जाओ या आप दूसरी जगह चले जाओ, हेडफोन्स पहनो, कुछ और करो। आपके मेन गोल वो नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर यार एक ईगो, एक एटीट्यूड, एक सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिजर्व करने का होता है। आप उस चीज को छोटी छोटी चीजों के अंदर मत लगाओ, वो ईगो को अटैच करो एक ऐसे गोल के साथ जो कि आपसे बहुत गुना बड़ा हो। एक सपना लो यार, मैं हमेशा एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, इसको भी आप लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है, एक ड्रीम लेना होता है आपको कि यार मैं अपनी जिंदगी में ये करना चाहता हूं। अगर आपको यही नहीं पता अभी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो एक और पेज निकालो अपना, ठीक है, और उसमें लिखो सबसे ऊपर एक प्रश्न, व्हाट डू आई रियली वांट टू डू। ठीक है, और मैं चाहता हूं अब इसमें आप एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं तो 15 से 20 से 25 चीजें लिखें। इसमें कुछ भी हो सकता है कि ओके यार मेरे को जिंदगी में XYZ अमाउंट कमाना है, मेरे 3 घर होने चाहिए, ठीक है, मेरे को मम्मी को ये फलाना चीज देनी है, पापा को मुझे ये कार गिफ्ट करनी है, अच्छा मेरा एक फार्म हाउस होना चाहिए, चाहे मटीरियलिस्टिक हो चाहे कितना ही स्टूपिड हो, ठीक है, कि मेरे को सारे कॉन्टिनेंट्स में घूम के आना है, मुझे 1 लाख किलोमीटर की रोड ट्रिप मारनी है, मुझे सारे कितने भी स्टूपिड चीजें, वो सारी चीजें लिखो। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप सेमिनार के साथ साथ भी लिख सकते हैं, और उनमें से जो टॉप 3 हैं उन 3 को पकड़ लो और बाकी सबके बाद में क्रॉस मार देना। ठीक है, उनमें से टॉप 3 को पकड़ना और बाकी सबको क्रॉस मार देना। राइट, होता क्या है यार कि एक आध ही गोल होते हैं और उनसे आपके सारे अपने आप हो जाते हैं। मान लो आपका गोल ये है कि यार ओके आई वांट टू डू अ सक्सेसफुल बिजनेस इन द फैशन इंडस्ट्री, ठीक है, तो आप फैशन इंडस्ट्री में अगर एक सक्सेसफुल बिजनेस कर पाते हो तो उससे आप एक अच्छी गाड़ी भी ले सकते हो कल को,
आप अपने फैमिली मेंबर्स की भी टेक केयर कर सकते हो, आप अपनी मम्मी को घुमा भी सकते हो, आप खुद भी घूम सकते हो। बचे हुए जो 25 काम हैं वो अपने आप हो जाते हैं। ओनली 3 आर इम्पोर्टेंट। So make a list of 20 to 25 things that you really really want to do in life before you die, और उसके बाद उनमें से 3 पकड़ लो और उन 3 पे आपको फोकस करना होता है। तो होता क्या यार, काफी बार हम अपनी लाइफ में सिर्फ डिसीजंस लेते हैं, मेहनत से फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे लेबरर हो, वो भी 8 से 10 घंटे काम करता है, ठीक है। एक इंजीनियर भी 8 से 10 घंटे काम करता है। लेबरर को मिलते हैं 700 रुपए दिहाड़ी पर डे, आपको मिलते हैं लाख रुपए का पैकेज पर मंथ। और फिर आप और ऊपर जाते हो तो फाउंडर्स वगैरह वो तो इन्वेस्टमेंट वगैरह उठा रहे होते हैं, वो और भी ऊंचे नंबर्स में खेल रहे होते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द हार्ड वर्क, इट्स अबाउट कि आपने कितने अच्छे डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, आप कितने क्रिएटिव हो। सबसे हाई पेइंग जॉब्स कौन सी हैं बताओ? ऐसे ही सोच लो दिमाग में। अब रिप्लाई तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप मन में बोल रहे होगे। सबसे हाई पेइंग जॉब कौन सी होती है? सबसे हाई पेइंग जॉब होती हैं क्रिएटिव थिंकिंग। बड़ा स्टूपिड सा लगा होगा भाई, क्रिएटिव थिंकिंग। हाँ जी, क्रिएटिव थिंकिंग, सोचने का पैसा मिलता है आपको। पायलट से ये एंटरप्रेन्योरशिप आ रहे हैं आंसर्स चैट पे नहीं सबसे नहीं नहीं, ज्यादा। चलो एक फैक्ट मैं और बता देता हूँ यार। चलो आपको कमेंट्स दिख रहे हैं, मेरे को कमेंट्स नहीं दिख रहे शायद, या तो सर मेरी ये साइड में लाइव चैट का होगा ऑप्शन, आप अगर अच्छा देखना हो अच्छा, तो। वो सॉरी, चैट्स हाँ इनेबल जी। करनी थी, सॉरी यार। मैं अब दिख रहा है मुझे। एक फैक्ट है यार, शायद मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा होगा। यूनाइटेड स्टेट्स यार एक डेवलप्ड नेशन है, हम एक डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। वहां पे यूएस के अंदर जो चीज है, लगभग 20-30 साल बाद हमारे साथ वो चीजें हो रही होंगी। उधर 1 करोड़ मिलियनेयर्स हैं। मिलियनेयर होता है जिसके पास 7 करोड़ रुपए होते हैं, ठीक है। 1 करोड़ वहां पे मिलियनेयर्स हैं, उनमें से 90% लोग आपके वो हैं जो कि स्मॉल बिजनेस करते हैं, सोलोप्रेन्योर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, बेसिकली प्राइवेट काम कर रहे हैं खुद का, वो हैं 90% लोग। और सिर्फ 10% लोग हैं जो कि आपके प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स में आपका वही आ गया जो आपने कमेंट में लिखा था, सीए, इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, ठीक है। तो ये सारे प्रोफेशनल्स मिलकर सिर्फ 10% बनाते हैं सारे मिलियनेयर्स का, और 90% जो मिलियनेयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये एक चीज यार आपको ध्यान रखनी है। मतलब बड़ी अजीब सी लगती है ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यार बेटा इंजीनियर बन जाओ और आपको इतना पैकेज मिलेगा, और वो चीज एकदम सही है। अगर आप इंडिया में आज के दिन टॉप कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, अडोबी हो गई, अमेजॉन हो गई, आरसीएम हो गई, अटलासियन हो गई, ठीक है, इन सब में आप जॉब पा लेते हो और आपका पैकेज वही कुछ 70,000 से लेके 1.25 लाख के बीच में है, जनाब आप ऑलरेडी टॉप 1% में हो इंडिया के। यू आर ऑलरेडी इन टॉप 1% ऑफ इंडिया। अगर हम आपके एज सेक्टर में देखें तो कि भाई 21 साल के बच्चे के पास इतना पैकेज है। प्रश्न ये है कि उस 1% में अगर आपको 0.1% में आना है, वो 1 लाख का पैकेज अगर आपको 10 लाख का पैकेज करना है, तो जनाब फिर प्रोफेशनलिज्म से बात नहीं बनती। या तो आप एक्सेप्शनली प्रोफेशनल में बहुत अच्छे हो, तब आके आप उस टॉप 10% में आओगे 1 करोड़ में से। नहीं तो 90% लोग जो कमा रहे हैं वो स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, सोलोप्रेन्योर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक माइक्रोसॉफ्ट का बंदे का पैकेज अच्छा नहीं होता। इवेंचुअली उनका जो शुरुआत में 40 लाख होता है वो 50, 60, 70, 80, 90 लाख भी पहुंचता है। ऑल्दो उसमें एक मेजोरिटी फिर ईसॉप्स होते हैं, आपको स्टॉक ऑप्शंस मिल रहे होते हैं उस कंपनी के, इन हैंड कैश कंपोनेंट कम होता है। पर आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए, तो अब आप अकॉर्डिंगली अपने लाइफ को स्ट्रक्चर कर सकते हो। एक तो यार लिखना बहुत जरूरी है, लिखना इस हद तक जरूरी है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं यार, जैसे आजकल शायद आप टैब वगैरह पे अच्छे से काम कर पाते हो। दिस इज मैंने दिस इज माई आइडिया बुक, इस पे स्टार दिख रहा है आपको, ऐसे ही स्टार बना रखा है। तो इसके अंदर मान लो मेरे को कोई भी आइडिया आता है तो मैं उसको लिख लेता हूँ। काफी बार होता है ना, आप शाम को अकेले बैठे हो, कुछ आइडिया आता है तो आप कहते हो ओके यार हमने ये चीज लिख ली। मैं डेट लिखता हूँ सबसे पहले ऊपर, और उसके बाद वो आइडिया लिख देता हूँ। फिर मान लो 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप आइडिया डेफिशिएंट हो, तो आप इस किताब को खोल सकते हो, देख सकते हो यार मेरे पास क्या क्या अच्छे आइडियाज हैं, और उनके बाद आप उन पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। 1 साल में आपको 4 आइडियाज मिलते हैं जो कि मिलियनेयर वर्थ होते हैं, जिनको आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप मिलियनेयर बन सकते हो। ये रिसर्च है, तो उनको ऑप्शंस को आप जाने ना दें। आई होप लिखना जरूरी है। ये एक वो किताब है छोटी, जो मेरी हमेशा बैक में ऐसे रहती है। तो अगर मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक पेंसिल होगा, जो कि पेन जो मैं यहाँ पे रखूंगा, ये रहा मेरा पेन, ये यूजुअली यहाँ होगा, और ये होगी जो मेरे हम आसपास पीछे होगी। स्पाइरल मेरे को अच्छे लगते हैं कि कुछ भी लिखा मेरे को अपने टीममेट्स को देना है, फाड़ के दे दिया क्योंकि आज हमें ये काम करना है। फिर एक किताब ये रही जिसमें हम डे टू डे अपना लिखते रहते हैं। जैसे अभी मैं आपका सेमिनार लिख रहा हूँ, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हम ऑन द स्पॉट लिख रहे हैं, वो लिख लिए। फिर एक किताब हो गई इस तरह की जिसमें आपकी कुछ मान लो बुक समरी वगैरह हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी किताब पढ़ी,
ये आपके पीछे इतने जो किताबें दिख रही हैं, ये ऊपर वाला रैक है, ये हम ऐसे चेंज करते रहते हैं हफ्ते वाइज। तो उसकी आपने बुक समरी इसके अंदर लिखी। अब बुक में भी यार मैंने ये देखा है कि एक कोट था, इफ यू डोंट रीड अ बुक 10 टाइम्स तो फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ के आप सिर्फ 10% रिटेन रिटेन कर पाते हो। तो रीड 10 टाइम्स सो दैट आपको वो सेल्फ फिक्शन नहीं पढ़नी है, नॉन फिक्शन में फायदा होता है। ठीक है, नॉन फिक्शन से सिर्फ इंग्लिश रीडिंग फास्ट होती है और इंग्लिश ठीक होती है, नॉन फिक्शन से आप पर्सनल ग्रोथ भी करोगे और बाकी बेनिफिट्स भी होते हैं। जो हमने बुक समरी लिखी उसके फिर लास्ट में ये जो बड़ी नोटबुक है उसमें फिर फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं, सिंगल पेज 2 पेज टाइप। तो एक ये रिसेंट अपने हम भी छोटी किताब रखी है, ठीक है, दिस इज अ स्मॉल नोटबुक। अब इसके अंदर क्या है, कोट्स। अगर मेरे को कुछ भी लगता है कि यार ये कोट आज दिमाग में अच्छा है, तो इस पूरी किताब को मुझे अपने पर्सनल कोट से भरना है। आप जब एक कोट सोचते हो ना, तो उसके लिए आपको दिमाग में बहुत सारी पॉजिटिव थॉट्स दौड़ानी पड़ती हैं, और उस प्रोसेस के दौरान आप अपने आप को सेल्फ अफर्मेशन दे रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो कि यस एवरीथिंग इज गुड, और अगर आप ढंग से काम करोगे ऑल पॉजिटिव एनर्जीज आर विद यू, और आप वो पर्टिकुलर चीज फोड़ रहे होगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो भी ब्रेन होता है ना, उसको आप 3 भागों में बांट लो। सबसे एक होता है आपका लेफ्ट ब्रेन, एक होता है आपका राइट ब्रेन, और एक होता है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, एंड द मोस्ट पावरफुल इज सबकॉन्शियस ब्रेन। तो अभी जैसे मैं आपके साथ सेमिनार ले रहा हूं, ये सारी बातें आपके टप्पा खा के चले जाएंगी, आप 1 दिन बाद 2 दिन बाद भूल जाओगे। ये ट्रू फैक्ट है। क्यों? क्योंकि जनाब मैं आपके मैक्स टू मैक्स लेफ्ट जो कि क्रिएटिव ब्रेन है उसको एक्टिवेट कर रहा हूँ कि हाँ यार ये बंदा कह तो सही रहा है, 90% लोग जो मिलियनर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में कुछ कुछ कर रहे हैं, तो मुझे अपना कुछ ट्राई करना चाहिए। और क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो आई शुड डू समथिंग जो कि सोशल मीडिया ऐप या वेबसाइट से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, जिस भी डोमेन में मैं सोच रहा हूँ। अगर जैसे हम जर्नलिज्म ही ले रहे हैं, आई गेस जर्नलिज्म में काफी सारे लोग हैं इंडिया में जिन्होंने शायद यूट्यूब से स्टार्ट किया। आई गेस ध्रुव राठी से अभी मेरा पॉडकास्ट हुआ था, वो जर्नलिज्म में नहीं है प्रॉपर, पर आई गेस वो व्यक्ति चाहे तो टोटल अब जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं से भी यार आज फर्क नहीं पड़ता आपके पास डिग्री कौन सी है, आप इंजीनियर हो, आपने कितना पैसा है घर वालों के पास, चवन्नी है या लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, आप स्टार्ट कर सकते हो अपने रूम से। अगर आप नहीं कर रहे हो जनाब, ये टोटली आपकी फॉल्ट है। अगर आज से 10 साल बाद आप मिलियनेयर नहीं हो, ये टोटली आपकी फॉल्ट है। इसमें आपके घर वालों का कोई लेना देना नहीं है, इसमें एजुकेशन सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सरकार का भी कोई लेना देना नहीं है। सरकार मिलियनेयर्स नहीं बनाती, सरकार गवर्नमेंट जॉब्स देती है। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे लगता है कि यार हमारे देश में जितने यंगस्टर्स हैं और उनकी जितनी नीड है, इतना स्ट्रांग मार्केट प्लेस है आज के दिन। अगर आप उनके लिए जनाब ये एक पेन बनाते हो, अच्छा ठीक है, और ये पेन इतनी और हमारे पास पॉपुलेशन है, खरीदते हैं जनाब, आपके पास मिलियनेयर। एक चाय वाले यार आजकल इंजीनियर से ज्यादा कमा रहे होते हैं। मैं पता नहीं कौन सी टॉक देख रहा था, वहां पे मैं देख रहा था कि यार एक चाय वाला है जो कि करोड़पति बन चुका है। एक चाय वाले का यार मैंने थोड़े दिन पहले, शायद आपके ही 1.5 साल पहले सेमिनार में थापड़ में ये एग्जाम्पल लिया था। उसका शायद पैकेज था 2.5-3.5 लाख के। एक मोमोज वाला था जिसका पैकेज 6 लाख था। मैं ऐसे बात जा सके पूछता हूँ, तो यार इट्स अप टू यू कि आप में कितनी आग है और आप वो चीज एग्जीक्यूट करते हो। मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। मुझे मोदी जी पे क्या बोले जनाब, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। वो सबसे कमाने वालों में ज्यादा में आया था, पॉलिटिशियंस के पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है इंडिया तो आप बन जाओ यार, आपको किसने रोका है? आप बन जाओ, आपको किसने रोका है? अकॉर्डिंगली आपको उतना स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, रास्ता बनाने की कोशिश करो। काफी सारे, कोई भी पॉलिटिशियन में जरूरी नहीं है सिर्फ नेपोटिज्म हो। काफी बंदे हैं जो कि एकदम जीरो से स्टार्ट हुए और ऊपर तक गए हैं। उनकी जर्नी एक बार पढ़ने की कोशिश करो। आपको कुछ पहले ऐसा काम करना होता है जिसमें आपने वैल्यू एडिशन की हो। ठीक है जनाब, आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस उतने एजुकेटेड नहीं है, तो आप एजुकेटेड हो, आप क्यों नहीं बन जाते? मैं तो कहता हूँ अपने क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ कि कुछ जिंदगी में ऐसा काम करो कि तुम्हारे बच्चे पार्लियामेंट में बैडमिंटन खेलें। तो यस, बनो आप पॉलिटिशियंस। और पर इस हिसाब से वो ऐसे बोल रहे हैं कि अच्छा अंडर द टेबल करके वो रिचेस्ट बनना चाहते हैं। मतलब वो, मैं उस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बीइंग अ पॉलिटिशियन प्रमोट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पैसे कमाने हैं, आप अपना स्टार्टअप खोलो, आप बिजनेस करो भैया। स्विचिंग फ्रॉम सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड। सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में जाना आएगा। हमने उसके लिए कोर्सेज बना रखे हैं C++ जावा के। जावा भी आ रहा होगा, हमने बना लिया, अपलोड होगा, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आपको पैसे देने तो काफी लोग हैं, 20-25 हजार में भी सेम चीज आपको करा देंगे ऑनलाइन। 5-6 महीने की मेहनत लगेगी जनाब, और उसके बाद आपके कॉलेज में ऑन कैंपस है तो वेल एंड गुड। अगर ऑफ कैंपस है तो उस पर ऑलरेडी मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया है।
सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है कि आपका कोई रेफरल दे दे, कोई सीनियर हो जो अमेजोन में काम कर रहा है वो आपको रेफर कर दे कि यार दिस पर्सन इज गुड। पर वो रेफर आपको तभी करेगा जब आपके सीवी में स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे होगा, आपके कोड शेफ पे 5 स्टार रेटिंग है, क्योंकि आप उनका रेफरल जब सेलेक्ट होता है तो उन्हें 50-70 हज़ार रुपए का फायदा होता है। तो वो अपने सगा भाई हुआ तो ठीक है, वरना किसी का भी रेफरल नहीं देंगे अनटिल अनलेस वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। तो इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप रेफरल के थ्रू सबसे फास्ट जा सकते हो। भैया स्पेस एक्स जैसी कंपनी कैसे ओपन करें? भाई साहब एक तो बढ़िया एकदम क्वेश्चन, एकदम ऐसे प्यारे प्यारे आते हैं ना। मैं अभी जस्ट इससे थोड़ी देर पहले एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, इलॉन मस्क का कुछ था, एक जगह पे उन्होंने सेमिनार ले रखा था। तो यार सबसे पहले आप किसी भी इंडिविजुअल की मेरे हिसाब से जर्नी ट्रैक करो। उन्होंने सबसे पहले एक छोटी कंपनी जैसे आपकी पेपाल वगैरह हैं, ठीक है, ये बनाई थी, इसको सेल आउट किया था, वहां से जो पैसा कमाया था उस पैसे को इन्वेस्ट करके उन्होंने आगे फर्दर बिजनेसेस बनाए हैं। तो वो भी सीधा स्पेस एक्स पे नहीं गए, उन्होंने पहले छोटे काम किए थे, उनको सेल आउट करके जो कमर्शियल्स कमाए। तो आप जिस भी डोमेन में जा रहे हो, ठीक है, उसमें ढंग से करो, 5-7 साल काम करो, कुछ पैसा कमाओ, उस पैसे को आप रीयूज कर सकते हो। और आई गेस सारी कंपनी ठीक है, स्पेस एक्स थोड़ी कूल लगती है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। भैया हाउ टू स्टार्ट आईटी कंपनी, आई गेस जिस भी सेक्टर में तुम काम करना चाहते हो यार, आपको उसका एक अच्छा खासा रगड़ा हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए 2-3 साल का, कि यार यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो आपको आईटी कंपनी खोलनी है तो या तो जनाब 3 फाउंडर में एक सीटीओ हो, या फिर आप अकेले हो तो आपको खुद की टेक की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, राइट। और शुरुआत में यार आप खुद ही काम करते हो, मतलब ये थोड़ा सा इमेच्योर क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट आईटी कंपनी। आप अकेले स्टार्ट होते हो, या तो आपके पास वो खुद स्किल एक्वायर्ड हो, या आपकी टीम में किसी के पास स्किल एक्वायर्ड हो, अ, और आप काम करते हो यार। शुरुआत के 6-7 महीने स्टार्टअप को आप ही फंड कर रहे होते हो, ठीक है, आप खुद का पैसा लगा रहे होते हो। भैया हाउ टू गेट मोटिवेटेड ऑन द फेस ऑफ फेलियर, फेलियर तो यार दिस इज फेलियर इज अ वर्ड मेड बाय फिलोसफर्स, ठीक है, फेलियर। और एक और शब्द था लूजिंग। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है यार जो फेल नहीं होता हो, हर व्यक्ति हर दिन फेल होता है, मतलब इसमें मैं क्या चीज, आई गेस ये चीज। भाई साहब क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं कमेंट सेक्शन से इस तरफ होता हूँ। फेलियर पे सिर्फ हम बात करते हैं सबसे पहले जनाब। फेलियर हो गुड, गिल्ट नहीं होना चाहिए, एक तो हमेशा याद रखें, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स बट बी टेरिफाइड ऑफ रिग्रेट्स, ठीक है, बी टेरिफाइड ऑफ गिल्ट्स, कि यार कॉलेज के दौरान मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी, मैं ये क्रैक कर सकता था, मेरा यार फलाना दोस्त था क्लास के अंदर, उसने यार ये चीज करी, 4 साल बाद आप देखते हो जनाब वो तो एक अलग ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है, मैं एक नॉर्मल काम कर रहा हूं। जनाब आपके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी थी, आपने ग्रैब नहीं करी। लकी वो व्यक्ति नहीं होता जनाब जो हम सोचते हैं, लकी वो व्यक्ति है जो कि राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है और एग्जीक्यूट करता है। अपॉर्चुनिटीज आप सबके पास हैं, इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, बस हम सोच लेते हैं अगर उसके ऊपर, तो एग्जीक्यूट नहीं करते। वो मैं शायद पहले पेज पे लिखवा भी रहा था। स्टेप नंबर 1 होता है ड्रीम बिग, जो भी आपने सपना लिया उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। स्टेप नंबर 2 होता है स्टार्ट टुडे, डू इट नाउ, ठीक है। अगर आपने सोच लिया तो मतलब आइडिया है, तो चाहे सेमिनार छोड़ के भाई उस पर स्टार्ट करना पड़े, पैरेलल स्टार्ट जरूर करो। मतलब एक 5 सेकंड रूल होता है कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज आई है, अगर आपने 5 सेकंड में एग्जीक्यूट नहीं करा है उस चीज को, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी आप उस चीज को आप छोड़ रहे होगे। तो अगर और कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट एक पेज पे स्ट्रक्चर बना लो कि मैं किस हिसाब से प्लान एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, या व्हाट इज माय स्ट्रैटेजी। और जब हम ये बात करते हैं हाउ टू मेक अ कंपनी सक्सेसफुल या हाउ टू मेक एनी स्मॉल बिजनेस सक्सेसफुल, आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछना है अपने आप से कि व्हाट आर द वेज कि ये फेल हो सकता है। सो इफ यू नो द रेसिपी कि यार ये चीज कैसे कैसे फेल हो सकती है, वो भी जरूरी होती है, इक्विवेलेंट, इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट देन कि वो चीज सक्सेसफुल कैसे होगी। आप किसी भी इंडिविजुअल को पकड़ोगे पकड़ोगे यार, हर एक की सक्सेस जर्नी अलग अलग होती है, पर कुछ गड्ढे होते हैं जो कॉमन होते हैं और वो आपको अवॉइड करने होते हैं, राइट। भैया टेल अबाउट योर बुक्स, ऑल बुक्स आर गुड यार। सेल्फ ग्रोथ में मैं तो यूजुअली ये करता हूँ कि आपकी लाइब्रेरीज होती हैं मॉल्स के अंदर, ठीक है, आप जहाँ भी रहते होगे वहाँ पे किताबों के बुक स्टोर्स होते हैं बेसिकली। आप बुक स्टोर में जाते हो, आप घंटे भर 2 घंटे वहाँ खड़े हो सकते हो, किताबें देख सकते हो, और जो मुझे पसंद आती हैं कि हाँ यार इस किताब को मैं पढ़ सकता हूँ, समय बिता सकता हूँ, वो पढ़ता हूँ। तो जैसे बड़ी थोड़ा तो शायद लेम लगेगा, पर मुझे छोटे फॉन्ट बहुत गंदे लगते हैं, तो मैं वो किताब देखता हूँ जिनमें बड़े फॉन्ट हों और चीजें पॉइंट वाइज दे रखी हूँ। मुझे लॉन्ग पैसेजेस वो बिल्कुल पसंद नहीं, पॉइंट वाइज दे रखी हूँ। तो मेजोरिटी आपको किताबें ऐसी दिखेंगी जहाँ पे ऊपर एक हेडिंग है
और कुछ पैराग्राफ में उस चीज का सॉल्यूशन दे रखा है या इंपॉर्टेंट चीज को पॉइंटर्स में कर रखा है, वैसी किताबें मेरे को अच्छी लगती हैं। वो रिवाइज करने के लिए भी फास्ट प्रोसेस होता है। एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, वो है स्टार्टअप टिप्स। स्टार्टअप टिप्स, जनाब देखो, अगर आपको पैसा उठाना है तो आपके कॉलेज में इंक्यूबेटर होते हैं, ठीक है। आई गेस थापड़ में भी इंक्यूबेटर सेल होगा, वहां पे आप जा सकते हो। आपके 5-7% इक्विटी लेते हैं और आपको 7-7.5 लाख रुपए दे देंगे, उससे आप काम कर सकते हो। आपको एक ऑफिस स्पेस, क्लासरूम दे देते हैं, जो कि आपका ऑफिस स्पेस बन जाता है और वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरा मानना यूं है यार, देखो कुछ 3-4 टिप्स हैं। अगर आप इन्वेस्टर हमेशा तभी पैसा इन्वेस्ट करता है जब आप ऐसा एक प्रोडक्ट लो जो कि एक्सपैंड इजिली हो सके। वो 1,000 से 10 लाख लोगों तक जो पहुंचने का प्रोसेस हो वो फास्ट हो, उसे चाहे आप मार्केटिंग से अचीव कर पाओ। तो आप यूजुअली देखोगे जिन भी चीजों को फास्ट इन्वेस्टमेंट मिलती है, फ्रीक्वेंट इन्वेस्टमेंट मिलती है, वो टेक स्टार्टअप्स होते हैं, जहां पे आपका एक ऐप है, आप ऐप को 1,000 से 10 लाख लोगों तक पहुंचा सकते हो बस एक ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करके। तो इन्वेस्टर देखता है, ओके मैं एक एक्टर को लेके आऊंगा, वो कुछ एडवर्टाइजमेंट होंगे कहीं पे, मैं चलाऊंगा यूट्यूब या टीवी के ऊपर, और इतने हम डाउनलोड्स लेके आ सकते हैं। तो उन चीज की फास्ट इन्वेस्टमेंट होगी, स्पेशली वो जहां पे आप बिचौले का काम कर रहे हो। जैसे कि आपके काफी फूड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, आपके रेस्टोरेंट पहले से थे, आपके खाने वाले लोग पहले से थे, ये बीच में एज अ मीडिएटर आए और इन्होंने एक सर्विस प्रोवाइड कर दी। आप चाहे अर्बन क्लैप या आज के दिन अर्बन कंपनी जानी जाती है, उसका दाम देख लो। एसी ठीक करने वाले लोग पहले से थे, एसी ठीक करवाने वाले जिन्हें कराना है वो पहले से थे, और उसने एक ऐप बनाया, इंटरफेस जोड़ दिया। आप एजुकेशन एप्स देखो, बायजू, अन अकेडमी, चाहे कितने भी हों, पढ़ने वाले लोग पहले से थे, राइट। और पढ़ाने वाले लोग पहले से थे, उन्होंने उस चीज को इंटीग्रेट कर दिया। तो ये जो इस बेस पे अगर आप कोई स्टार्टअप खोलते हो तो वो फास्ट उठता है एज कंपेयर टू, ऐसा नहीं है कि यार बाकियों को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे वाव मोमो है, वो भी उठा हुआ है, पर वहां पे क्या है कि आपको फिर प्रॉपर स्टोर्स बनाने पड़ेंगे, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो आर्किटेक्चर उतना सुंदर बनाना पड़ेगा, तो उसको फंडिंग मिलने के, उतने फ्रीक्वेंट फंडिंग मिलने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू अ टेक स्टार्टअप। एक और था भैया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टिप्स एट 24। एक काम करो यार। फाइनल इंडिपेंडेंस टिप्स क्या होते हैं, किताबें पढ़ लो, ठीक है, उनमें से जो चीज लगे उनको हाईलाइट कर लो, दोबारा 10-10 बार पढ़ लो, लोगों को बता दो वो जबरदस्ती किताबें। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे तो हो भी जाता है यार, मैं तो सेमिनार्स में आप सभी लोगों से शेयर करता रहूँ, मेरे रिवीजन होते रहते हैं बार 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 बार। या मेरे कोई टीममेट्स होंगे, उन्हें मैं किताब पकड़ा दूंगा, बोल दूंगा ओके ये किताब की समरी मुझे बताओ, ठीक है। तो मेरे लिए फास्ट हो जाता है, जहाँ पे मैं एक किताब पढ़ता वहां पे मैं 2 किताब पढ़ सकता हूँ। और जितने भी आइडियाज हैं उन्हें यार एक कॉपी के ऊपर जरूर लिखो और उनके साथ साथ उन्हें एग्जीक्यूट करते रहो। और काफी बार लोग होंगे जिन्हें जो भी तुम कर रहे हो वो स्टूपिड लगेगा, बट ट्रस्ट मी, मेरे को स्टूपिड वो चीज लगती है जब आपके पास 100 साल की एज्यूमिंग जिंदगी है, 20 साल आप मैन्युफैक्चर हो गए, और 60-70 साल की उम्र तक जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते, कंपनी आपको भगाएगी नहीं, तब तक आप काम करते जाते हो। वो रियल फ्रीडम है। पर उससे अच्छी फ्रीडम मैं ये मानता हूँ कि जनाब अगर आप 30 या 35 साल की उम्र तक फाइनेंशियली रिटायर हो सको। पुराने जमाने में होता था यार कि एक 80-85 साल का आदमी भी खेत में काम कर रहा है क्योंकि उसे अनाज वहीं से मिलता है। आज के दिन लोग 60-65 पे रिटायर होने लग गए क्योंकि उसके बाद आपके घुटने काम नहीं करते। और अब आप और मॉडर्न देखोगे तो लोग 40-40 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली उतने स्टेबल हो रहे हैं। मैं रिसेंटली अभी एक व्यक्ति से मिला, जो कि एक पब्लिकेशन हाउस है, उनकी किताबें चलती हैं, वो पढ़ाते भी हैं। उन्होंने कहा मन मैं 30 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा, और वो फैक्ट है, वो रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने अपने जो लाइफ में करने थे वो काम कर लिए हैं। अब वो एक्टिंग के अंदर जाना चाहते हैं। तो इसका रिटायर का मतलब ये नहीं होता आप गेट बंद करके अब घर में बैठे रहोगे। इसका मतलब ये होता है अब आप जब घर से बाहर निकल रहे हो तो आप पैसा कमाने के लिए नहीं निकल रहे, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कोई पर्पस फुलफिल करना है। पैसे आप बाद में भी कमाएं, पर अब आपकी वो डायर नीड नहीं है। आपने कुआं भर लिया और उसके ऊपर अब आप बैठ चुके हो, ठीक है, आपने अपना मटका भर लिया है, और अब आप बाहर देख रहे हो, ठीक है यार कहीं और सोर्स है तो अपन करेंगे, अपने को वहां जाना है जहां पे अपना मन है। तो मेरे को वो रियल फ्रीडम लगती है, ठीक है। और उस रियल फ्रीडम के लिए जनाब आपको उस 90% में आना पड़ेगा। 10% प्रोफेशनल। आप शुरुआत के 1-2 साल बनो यार, आप किसको किसी कंपनी में, मान लो आपको टेक स्टार्टअप ही करना है, तो एक माइक्रोसॉफ्ट गूगल में जाना आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर दे सकता है कि ओके यार बड़े कॉर्पोरेट कैसे काम करते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग कैसे होती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा होगा। बट मीन वाइल कॉलेज के दौरान उस चीज पे थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, उसे बड़ा करें। अगर कॉलेज के 4th ईयर तक वो चीज बहुत बड़ी नहीं होती है तो अपने जॉब के साथ साथ भी उस चीज पे काम करते रहें थोड़ा थोड़ा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप शायद जब अगर माइक्रोसॉफ्ट से 10 रुपए कमा रहे हो और वहां से भी आप 8-10 रुपए कमाने लग जाते हो, आप स्विच कर सकते हो, फुल टाइम उसे दे सकते हो,
और आप ऊपर जाओगे। और ऐसा मत सोचना यार कल को कि आप स्टार्टअप अपना अगर स्टार्ट करते हो तो उसके बाद आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लो तुम एक कंपनी में काम करते हो Amazon, आपने 2 साल उसमें काम किया और उसके बाद आपने अपने स्टार्टअप के लिए निकल गए और आपने अपने स्टार्टअप के लिए मान लो एक इन्वेस्टमेंट राउंड भी निकाल लिया, छोटा मोटा 50 लाख से लेके 5 करोड़ का, जो भी आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट राउंड निकाला। अब उसके बाद वो फेल हो गया। फेल होने के बाद ये नहीं कि यार आपकी लाइफ एंड हो जाएगी, अब आप इनफैक्ट ज्यादा वैल्यूएबल एसेट हो किसी भी और कंपनी के लिए। कोई भी कंपनी आएगी और आपको सीधा यार एज अ मैनेजर रोल, डायरेक्टर रोल देखेंगे। मैं जितने भी यार एमएनसीज में गया हूँ वहां पे मैं किसी भी पर्टिकुलर, आपके फील्ड होते हैं यार ऊपर, आपके एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं उस डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा, आपके जो नीचे एक एक सेक्टर होते हैं, ठीक है, यार इसके डायरेक्टर ये हैं, लीडिंग हेड ये हैं। मैंने पूछा आप क्या था बैकग्राउंड आपका, बोले मैंने एक स्टार्टअप में काम किया था, वहां से फिर मैंने एग्जिट मार दिया था। मेजोरिटी लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति जो स्टार्टअप चला सकता है उसे यार बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो एक्सपीरियंस फिर बड़े एमएनसीज यूज कर सकते हैं। उसे ये पता होता है कि लोगों को हायर कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, कम रिसोर्सेज में चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करना है, सारी टेक्नोलॉजीज के साथ वो टच में रहता है, तो एक ज्यादा वैल्यूएबल एसेट हो जाता है कंपनी के लिए। ठीक है, डन। साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। भाई साहब देखो यार, मैं साइबर सिक्योरिटी से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये बच्चा ये पूछ रहा है कि भैया क्या मैं हैकिंग सीख लूं, ये वो वाला बच्चा है मेरे हिसाब से। आप हैकिंग यार सीख सकते हो, बट अगर आप ये पूछ रहे हो कि हैकिंग से क्या जॉब मिलती है, तो सीधी कंपनीज नहीं आ रही होती यार कि ओके वी नीड हैकर्स। ठीक है, आप मैक्स टू मैक्स अगर सर्वर बेस्ड कोई काम कर रहे होगे तो कोई कंपनी ने आपको हायर किया, देयर विल बी अ टीम, जैसे फ्रंट एंड में होती है बैक एंड में होती है, वैसे सर्वर बेस्ड टीम होती है। आप जब किसी भी कंपनी में जाओगे आपको महीने 2 महीने वहाँ जो सीनियर होंगे वो काम सिखा रहे होंगे और आप हो सकता है सर्वर को हैंडल कर रहे हो वहां पर बैक एंड में बैठ के। बाकी इंडिविजुअल क्या कंपनी ऐसे इस कॉलेज में हायर करने आती हैं, तो नहीं आती हैं। भैया मैं जब भी कुछ भी स्टार्ट करने की सोचता हूँ लाइक फ्रीलांसिंग और इंटर्नशिप, तो हमेशा लगता है मैं इसके लिए कंपैटिबल नहीं हूँ। इशू है किसी का। रिलेशनशिप थोड़ी ना यार जो कंपैटिबल नहीं हो, क्या चल रहा है ये। कंपैटिबल यार, एक तो हमेशा यूं याद रखो, थोड़ा सा है ना आपको डुबकी लगानी पड़ेगी। अगर आप, एक तो पैशन शब्द को इतना गंदा समझ रखा है हमने, कुछ ऐसा जिसमें बहुत मजा आएगा, तो आप सीखते हो हाँ यार फ्रीलांसिंग करूंगा, ये ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी लग रही है या फिर XYZ स्किल अच्छी है। फिर उसके बाद जब पहला प्रोजेक्ट में काम करना, ओहो मैंने तो हाथ ऊपर खड़े कर दिए क्योंकि अब तो इसमें उतना मजा नहीं आ रहा है। तो जनाब वैसे नहीं होता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को पकड़ोगे जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते थे बचपन में, याद आ रहा है फर्स्ट सेकंड क्लास में जो थोड़ा सा तेज भागते थे, गोल्ड सिल्वर मेडल ले लेते थे स्पोर्ट्स डे वाले दिन, तो वो उन बच्चों को कैसे पता चलता है यार, वो भागते हो, पकड़म पकड़ाई खेलते हो, छुपन छुपाई खेलते हो, देखते हैं यार मैं तो तेज भागता हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो जंप अच्छा लेता हूँ, ओहो मैं तो फुटबॉल गोल मैंने गोल पोस्ट में मार दी, शायद मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ। तो धीरे धीरे उनका वो बिलीफ बन जाता है और धीरे धीरे आप देखो कि वो व्यक्ति पैशनेट है अब स्पोर्ट्स के लिए, राइट। तो आप किसी चीज में थोड़ा सा बेहतर करते हो, एक बच्चा जिसके मैथ्स में 30 में से 30 आ रहे हैं छोटी क्लासेस में, वो इवेंचुअली देख रहा होते हो आप 5 साल बाद वो हर टाइम ही बढ़िया स्कोर कर रहा है क्योंकि अब मैथ्स उसका पैशन बन चुका है। बाकी उसे अप्रिशिएट करते हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए, वो अपने आप को उसमें बेहतर मानता है। तो आपको थोड़ी सी डुबकी लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फिगर आउट योर पैशन, एंड पैशन मीन्स, एक लैटिन शब्द है, टू सफर। ठीक है, इट डज नॉट मीन टू एंजॉय, इट मीन्स टू सफर फॉर अ वर्थ वाइल कॉज, जिसके लिए यार आप कल को 30-40 साल बाद मुड़ के पीछे देखो तो लगे वाह जी वाह मजा आ गया, क्या मस्त आदमी था यार, मैंने इतने चीजें उखाड़ दी, ओहो कुछ वर्थवाइल कुछ उखाड़ के गया हूँ जिंदगी में। एंड आई गेस वही रीजन था, मैंने एक अच्छी जगह पढ़ा था, जो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको यार कोई पैसा नहीं मिल रहा था लड़ने के लिए, बट दे वर पैशनेट फॉर अ वर्थवाइल कॉज, तो वो जेल में भी गए और वो लड़े 3-4 साल दबा दबा के। तो वही चीज है यार, पैशन मीन्स टू सफर नॉट टू एंजॉय। डन। ओ भाई साहब, ये बच्चा क्या कह रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में कुछ अबाउट फोटोग्राफी। भैया मेरे को फोटोग्राफी पे एक वीडियो अच्छा लगा, क्या मैं पूरा कोर्स कंटिन्यू करूं, बस यही तो। यार तुम्हें फोटोग्राफी में जाना है तो पूरी प्लेलिस्ट देख लो, तुम्हें नहीं जाना तो मत देखो, ये तो तुम्हारी इंडिविजुअल कॉल है, कोई स्पून फीड नहीं कर रहा होगा, कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता, आपको लाइफ में चॉइसेस खुद ही उठानी होती हैं। और जब भी दो चॉइसेस मैं आपको सेलेक्ट करना हो, प्रोज हर साइड में होते हैं, आप बस ये देखो कौन सा कौन है जो कि आप बिल्कुल भी सह नहीं सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उस चीज को आप छोड़ देते हो। और यार रिस्क की अगर आप बात करोगे, एक बहुत फेमस कोट है जो मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज देन यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस।
अगर आप टॉप 0.1% में आना चाहते हो तो जनाब ऑब्वियस सी बात है, आपको वो करना पड़ेगा जो 99.9% लोग नहीं करते। हाँ, उसमें थोड़ा डर लगेगा पर मजा बहुत आएगा। ठीक है, झूले में डर लगता है पर मजा बहुत आता है। तो वो थ्रिल आपको वही दे रहा होगा। ठीक है, बस में बैठ के जिसमें ऑलरेडी 50 लोग हैं थ्रिल नहीं आएगा, आपको अकेले सोलो बाइकर बनना पड़ेगा और तेज चलानी पड़ेगी, तो आप यार जाम के अंदर से काट काट के आगे बढ़ रहे होगे। वही भैया 5 आवर सेमिनार मतलब तुम्हें घंटों से फर्क पड़ता है, 5 घंटे। मतलब जो चीजें लिख रहे हो। ओके, मैं मेरे को तो बहुत मजा आता है। मैं तो चाहता भी हूँ ऑफलाइन होता तो और भी मजे आते। एक सेकंड में कमेंट्स पढ़ लूँ। विच स्किल हैज द बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, समथिंग दैट इज वर्थ। अब वही आलसियों वाली बात कर दी। तुम कह रहे हो मैं सबसे कम इनपुट डालूं और मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। मैंने अभी बताया कोई भी डोमेन कमजोर नहीं होता, आप उस डोमेन में टॉप पे आते हो या नहीं वो मैटर करता है। और टॉप पे आने में जनाब यूजुअली 4 से 5 साल लग जाते हैं। रिगरस कंटिन्यूस मेहनत आपको डालनी होती है। फिर भी आप बोलोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, इट शुड बी समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया। तो वहां पे आज के दिन फास्टर ग्रोथ है। एंड बाकी सारे डोमेन्स अच्छे हैं। मेरा इसका बोलने का मतलब कुछ इस प्रकार से लो, चाहे आपको फैशन इंडस्ट्री में जाना है बट समहाउ फैशन को सोशल मीडिया से कनेक्ट करने की कोशिश करो, इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जो चीज आप 10 लोगों को दे सकते थे वो आप 1000 लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। हाँ, सर कुछ डेवलपर स्टूडेंट्स भी हमारे बीच, तो उनके एंड से क्वेश्चन आया है, व्हाई टू अटेंड अ हैकाथन, हाउ आर हैकाथॉन्स बेनिफिशियल फॉर अस एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एज डेवलपर। बेनिफिशियल फॉर अस। तुम्हें आंसर देना है इसका? ओह, बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे टीम में देयर आर इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर बिग कंपनीज। दे आर आस्किंग व्हाई शुड दे ज्वाइन और अटेंड हैकाथॉन्स, व्हाई आर दे बेनिफिशियल। तो तेरे लैपटॉप कवर पे बहुत सारे पड़े हैं ना स्टिकर्स हैकाथॉन्स के, वुड यू लाइक टू टेल देम? जस्ट से वो आवाज आ जाएगी उनको। Hackathons have the same importance that projects do in your resumes. So it makes your entire profile more credible. So when you go for interviewing, the recruiter will look at your resume and they will look at the hackathons and they will look at you as someone who is credible, who knows how to build stuff, who knows how to code apps or websites. हिंदी में वो ये कहना चाहते हैं कि जनाब अगर आपको कल को ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बैठना है तो वहाँ पे जनाब रेफरल्स में आपका रेज्यूमे सबसे स्ट्रांग मैटर करता है। जैसे मान लो अर्पित अरोड़ा जो आज के होस्ट हैं हमारे यहाँ पे, इज वर्किंग इन अमेजॉन और आप उनके जूनियर हो, तो आप बोलोगे अर्पित भैया मेरे को भी अमेजॉन में आना है। तो वो बोलेंगे अच्छा यार दिखा तेरा रेज्यूमे कितना स्ट्रांग है। तो आप बोलोगे यार मैंने कोड शेफ पे 5 स्टार रेटिंग है, फलाना हैकाथॉन में मैं नंबर 1 2 3 आया था, मैंने यहाँ पार्टिसिपेट कर, अच्छा गूगल के स्टार्ट में मेरी 500 से कम रैंक है, देखो मैं कितना अच्छा कोडर हूँ। अर्पित भैया आप मेरा रेफरल आगे दे दो, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा और आपको अमेजॉन 50,000 रुपए देगी खुश होके कि आप एक अच्छे। तो इस प्रकार से यार हैकाथॉन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में यार आपको एक बहुत सारे इंडिविजुअल्स के साथ आप compete कर रहे होते हो, ठीक है, तो एक वो वाइब भी आ रही होती है कि यार हाँ भाई हम कुछ मस्त कर रहे हैं कोडिंग में। आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं क्योंकि आप और लोगों के साथ टच में आते हो। ये छोटे मोटे फायदे हैं, बट आपको जाने ही टेक में है तो हैकाथॉन से एक बहुत अच्छी चीज है। इट्स लाइक कि आपको लॉन टेनिस में भाई नेशनल्स तक जाना है तो आपको जोनल खेलने पड़ेंगे, ठीक है, और वहां पे आप सीख सीख के और कॉम्पिटेंट हो रहे होगे। हैकाथॉन्स रिलेटेड जिसको भी क्वेरीज, जिसको भी क्वेश्चंस थे, एमएलएससी ही अभी हैकाथॉन करा रहा है इन द कमिंग वीक 57 मार्च, तो बिल्कुल यू आर ऑल वेलकम टू पार्टिसिपेट एंड विल ऑल लर्न अ लॉट बेसिकली। ओके, I guess we have some मेरा raised hands, अगर किसी को हाँ, तो जाकर इंटरैक्ट करना चाहें लाइव तो। बुला लो यार, किसी को भी बुला लो, स्टेज पे बुला लो साथ में। हाँ, मैं एक दो को माइक हैंड करता हूँ, देन विल सी ग्रुप। देखो यार एज सच कुछ फैंसी चीजें नहीं होती, ठीक है, आपको अपना सिस्टम ठीक बनाना होता है और सिस्टम आपका ठीक तब बनता है जब आप पीछे जो कुछ किताबें पढ़ी हैं इन्हें एग्जीक्यूट करते हो, आप लिखो, उन पे काम करो। आपके यार अगर होता क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अगर हम सब थोड़े थोड़े निकम्मे होते हैं पर हम बहुत दिनों से अगर आलसी हैं तो दिमाग आलसी बन जाता है। सो इट टेक्स अ पीरियड ऑफ 4 to 6 मंथ्स आप अपने ऊपर काम करते हो, ठीक है, और आप देखोगे अगर आप सीरियस हो, यू आर रीडिंग ज्यादा ज्यादा भी नहीं तो
Shreya, you have your mic on. Shreya and Kamalpreet, I have given you the mic. You can ask any questions if you want. Shreya, Kamalpreet, do you want to ask something or? एक बच्चा कह रहा है भैया हाउ टू बी अ लीडर। चलो ठीक है, कुछ वैल्यू पॉइंट्स बना देते हैं। व्हेन लीडर का मतलब यार ये नहीं होता कि आप वो दूसरों के ऊपर कितना अच्छा कमांड मार पाते हो। इट्स अबाउट कि इफ समवन इज स्टेपिंग इन योर रूम या फिर कोई आपसे आके बात कर रहा है, सो ही शुड फील एम्पावर्ड। क्या है कि अब वो कल तो I think I don't. इन बच्चों को माइक नहीं देना चाहिए। नहीं यार, यूजुअली बच्चे सही होते हैं। मतलब अभी रिसेंटली हमने एनएसआईटी में सेमिनार लिया था और वहां पे होस्ट ही नहीं थे, सिर्फ बच्चे थे और सारे बच्चों के पास सारे एडमिन राइट्स थे। मतलब बच्चे चाहें तो मुझे म्यूट भी कर सकते हैं, बट लकीली सारे शरीफ बच्चे थे और कुछ ज्यादा नहीं हुआ। 3-4 बार अनम्यूट हुए पूरे सेशन के में, बट बाकी सब ठीक था। तो लीडरशिप का मतलब ये होता है यार कि हाउ यू कैन ऐड वैल्यू जो भी आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, जब आप अपना खुद का बिजनेस चलाते हो तो वो आपका बच्चा है, पर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो उनका बच्चा नहीं है। समझ रहे हो? जैसे आप पड़ोसी के बच्चे की केयर नहीं करोगे, खुद के बच्चे की केयर करते हो। तो आप अगर 100% लगा रहे हो अपनी कंपनी में, आपके एम्प्लॉयज कभी भी 100% नहीं लगा रहे होंगे। और एक चीज ध्यान रखना, आप दे आर नॉट वर्किंग फॉर यू, यू आर वर्किंग फॉर देम। चाहे आप उन्हें पैसे दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, आपको हर एक को इंडिविजुअली टाइम देना पड़ेगा, 1-to-1 जानना पड़ेगा। ठीक है, हर एक आदमी की एक इंडिविजुअल लाइफ होती है, उसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो एक पर्सनल लेवल पे, और तब वो सोचता है कि हाँ यार ये बच्चा शायद थोड़ा थोड़ा मेरा बच्चा भी है, एंड देन एफर्ट आ रहा होता है। लीडर का मतलब ये नहीं होता कि पकड़ के एक काम क्यों नहीं किया, ये डेडलाइन नहीं हुई तुम्हारी, खत्म, बस अब तो हो गया। नहीं, आप हमेशा ये देखो, अगर आप उनके शूज में होते तो आपको किस टाइप का बिहेवियर चाहिए था, सेम वैसा सा उनके साथ करो। 10 ग्राम रिस्पेक्ट किसी को दोगे तो बदले में 30 ग्राम रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, गुड। बाकी यार किताबें मैं यहाँ पे इसमें से शायद एक आध निकाल के दिखा दे दूंगा। तो एक है लीडरशिप सूत्र, पता नहीं इसमें अभी है या नहीं है। बाकी सारी किताबें आप बहुत अच्छी हैं। स्पीक टू विन है, मेरे को बहुत प्यारी लगती है। पर्सनालिटी इजंट परमानेंट, इट इज नॉट अबाउट लीडरशिप, बट ये भी काफी अच्छी। काफी लोगों को लगता है ना यार मैं तो हूँ ही बोंधू बच्चा, तो कोई बोंधू नहीं होता। पर्सनालिटी परमानेंट नहीं होती, आप चाहें तो उसे बदल सकते हैं। इट विल टेक सम एफर्ट, कुछ महीने लग सकते हैं, 2 महीने 4 महीने मैक्स 6 महीने, पर आपकी पर्सनालिटी जमीन आसमान का फर्क आप ला सकते हो। इट्स की आप बेसिकली, इट्स अ गुड बुक। आप चाहो तो थोड़ी बोरिंग है, ठीक है, बट आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो। पर्सनालिटी इजंट परमानेंट। ठीक है, और कुछ अच्छी किताबें ये मिल गई मुझे, द लीडरशिप सूत्र, ये भी ठीक है। इसमें क्या है, महाभारत और रामायण के एग्जाम्पल से बताया गया है ओके कि एक लीडर को क्या चीजें रखनी चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल है, मुझे बहुत पसंद आया था इसके अंदर, कि जब पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो वो कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हमारी सहायता करो। तो कृष्ण जी कहते हैं यार मैं तुम दोनों को बराबर प्यार करता हूँ, ऐसा करो एक मेरी नारायणी सेना ले जाओ और एक मुझे ले जाओ बिना किसी अस्त्रों के। तो कौरव करते हैं कि यार ठीक है आप हमें अपनी सेना दे दो, ये बहुत स्ट्रांग है, और पांडव कहते हैं कि यार आप हमारे पास आ जाओ। तो पांडव पोटेंशियल देखते हैं और कौरव देखते हैं कि यार ओके उनके सामने टेबल पे क्या रखा गया था। तो एज अ लीडर जब भी आप किसी को रिक्रूट करते हो तो हम हमेशा यूं देखते हैं ओके यार इस बंदे के 12वीं में कितने नंबर थे, 10वीं में कितने नंबर थे, अच्छा ये कौन से कॉलेज से है, कॉलेज में क्या सीजीपीए था, फलाना ढिमकाना। हम सिर्फ नंबर्स को देख रहे हैं, बेसिकली कौरवी सेना है। तो वी आर, उसके अंदर लिखा हुआ था कि मुझे मेरी आवाज आ रही है वाह। हाँ, तो आजकल ज्यादातर कंपनीज हैं वो कौरवास को हायर कर रही हैं। ठीक है, कौरव जो नारायणी सेना है उसको हायर कर रहे हैं। और काफी बार यार मैंने अपनी हायरिंग में भी ये चीज देखी है कि ऑन पेपर एक कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग लगता है, ठीक है, आप उसका इंटरव्यू भी लेते हो तब भी वो बहुत स्ट्रांग लगता है, पर 2 महीने बाद जब काम देखते हो तो आप देखते हो यार एक ऐसा बंदा जो कि शायद आईआईटी का नहीं है, शायद एक छोटे कॉलेज का है, पर यार क्या दबा के काम कर रहे हैं, वो वैसे 2 आईआईटी के बंदों के बराबर है। तो वो है आप पोटेंशियल देख पाते हो, यानी देन यू बिकम अ पांडवा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आप किताबों में देखते हो।
तो इस मॉडल से मुझे ये समझ में आया कि अब मैं जिसको भी हायर करता हूँ तो फर्स्ट मंथ में मैं बोलता हूँ ओके यार दिस इज योर लर्निंग फेज. सो फॉर एग्जाम्पल टुडे आई हायर्ड समवन फॉर 40,000 रुपीज. सो आई विल से कि यार पहले एक महीने आप सिर्फ 15,000 रुपए में काम करोगे. ठीक है, अगर मुझे आप पसंद आए, ठीक है, देन हम कंटिन्यू कर रहे होंगे. तो उस एक महीने में उस आदमी का पूरा पोटेंशियल दिख जाता है कि यार ये असली में क्या है. आप उनका, ठीक है, फिर आप कौरवों को नहीं हायर कर रहे और नारायणी सेना को नहीं हायर कर रहे हो. एंड देन अगर वो व्यक्ति, तो वो आप फिर उसको टोटल जा रहे होते हो. हाँ भैया इसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन आया था, कॉलेज की पढ़ाई को कितना टाइम दे? यार ये तो तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए कॉलेज जो है उतने शायद इंपॉर्टेंट नहीं होंगे. ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कॉलेज और सॉरी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के डिफरेंस. गवर्नमेंट कॉलेजेस में थोड़ी कम स्ट्रिक्ट पढ़ाई होती है, प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी हार्ड स्ट्रिक्ट पढ़ाई होती है. तो मेरे जैसे अगर मैं एनएसआईटी की बात करूं तो हमारे 12 महीने होते थे. उन 12 में से 2 महीने की समर ब्रेक, 1 महीना विंटर ब्रेक, 3 महीने फ्री, सैटरडे संडे मिला के आपके 104 दिन, उनमें से 3 का हटाओ 75 डेज, 2.5 मंथ, 5.5 महीने तो छुट्टी होता था जिसमें मैं 24 घंटे सो सकता हूँ. 12 में से 5.5 महीने छुट्टी. अब आपके 2 सेमेस्टर होते हैं जिनमें एक एंड सेम होता है. एंड सेम को दो, एक एक महीना, तो 2 महीने के एग्जाम हो गए और 2 होते हैं मिड सेम, हर सेमेस्टर एक एक करके. तो लगभग 15-15 दिन दे के 1 महीना, वो तो 3 महीने कॉलेज की पढ़ाई को दे सकता हूँ मैं. 5.5 महीने एकदम फ्री है. तो मेरे को वो जब कोई बच्चा बोलता है कॉलेज में टाइम मिल जाता है क्या, तो मैं कहता हूँ यार 12 में से 3 महीने कॉलेज की पढ़ाई को दे दो. अगर तुम्हें भाई एकदम टॉपर बनना है, ठीक है, तुम्हें प्लेसमेंट उठानी है और सीजीपीए बहुत हाई रखना है, तो इस 3 की जगह यार मैक्स 2 महीने और दे दो, 5 महीने कर दो. मतलब 5 महीने में तुम एक अच्छे से 9 सीजीपीए से ऊपर मेंटेन कर सकते हो. तुम्हारे सीनियर तुम्हें बता देंगे. और फिर भी तुम्हारे पास 7 महीने बच जाते हैं. 7 महीने में आप अपनी कोडिंग के ऊपर ध्यान दे सकते हो. और आपकी कोई साइड हसल है कि नहीं यार अपने को तो कोडिंग नहीं करनी, तो साइड हसल पे टाइम दे सकते हो. और आप वो व्यक्ति हो यार ओके, सब चाहे सब चीज जाए लेफ्ट एंड राइट, आई एम फॉर यूपीएससी, ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली कम कर सकते हो अपना. ठीक है, यूपीएससी यार मुझे नेशनल हॉबी लगता है. एवरी थर्ड स्टूडेंट्स वांट टू डू यूपीएससी या फिर उसके पेरेंट्स वांट टू डू यूपीएससी. यूपीएससी का अलग क्रेज है. मतलब 1000 सीटों के लिए जो भागा भागा दौड़ होती है. मुझे काफी बार ऐसा लगता है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ, जो मान लो कि उनकी रैंक 2000 आई या टॉप 3000 में थे, जिनका इंटरव्यू सिलेक्शन कॉल आ गया था, वो सारे इतने ज्यादा मेहनती व्यक्ति हैं. हो सकता है कि उन्होंने एक स्टार्टअप फाउंडर से बहुत ज्यादा मेहनत करी हो. मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि यार मेरे फैमिली में भी लोग पढ़ रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा दिन में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बैक टू बैक पढ़ रहे हैं. करोल बाग में एक छोटा 1 BHK ले रखा है जिसमें 2 से 3 बंदे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, दन कोचिंग ले रहे हैं. घर में हर कोई जिसका मन आ रहा है उसको लेक्चर दे रहा है कि बेटा पढ़ना ऐसा चाहिए. 23-24 साल की उम्र तक वो व्यक्ति वही चीज करे जा रहा है और उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है. मुझे लगता है कि यार वो एक कंपनी के फाउंडर से ज्यादा बंदा मेहनत कर रहा है. और बस वहां पे मुझे फिर यूं लगता है कि क्या आपके जो चॉइसेस होती हैं वो कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं. यू शुड गो इन दैट डायरेक्शन जहां पे 10 लाख लोग नहीं भाग रहे, सिर्फ 10,000 लोग भाग रहे हो. वहां पे आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी. और थोड़ा सा आप अपने एंगल से देखोगे, जो सोसाइटी ने बिलीफ बना रखे हैं, आपको लगेगा आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, पर आप कोई रिस्क ज्यादा नहीं ले रहे, आप राइट स्टेप ले रहे हो. तो मैंने अभी भी आधा थर्ड ईयर में एक सेमिनार लिया था, उसमें मैंने कहा था अगर किसी चीज के 20% भी सक्सेस रेशियो होते हैं तो मैं कर लेता हूँ. तो अगर वो 4 बार फेल होगा तो 5वीं बार तो प्रोबेबिलिटी वाइज भी जाए तो यार ठीक है, 5 में से एक बार तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा. इतना चांस आपको लेना पड़ेगा आज के दिन. यू हैव टू जंबल बिटवीन मल्टीपल थिंग, डू 5 to 7 थिंग्स, वन ऑफ देम विल वर्क. इट डजंट मीन कि एक आप ऐसे 5 से 7 का मतलब ये नहीं है कि आप यूपीएससी कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टअप भी खोल लिया है और 5 काम. इट्स बेसिकली आपने जो एक पर्टिकुलर डोमेन पकड़ा है उसके अंदर ही आप 5-7 चीजें कर रहे हो. ठीक है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में चीज थोड़ा सेंस कम बनाएगी, प्राइवेट सेक्टर में सेंस ज्यादा बना रही होगी. ठीक है, मतलब आई एम नॉट श्योर. अगर इसका बस गलत मीनिंग ये नहीं है कि 5-7 में आप अपने पैर रख दो ना हो. इट्स लाइक कि उस एक डोमेन जिसमें आप अपना करियर बना रहे हो, यू शुड हैव 5 to 7 थिंग्स. एंड सबके साथ जंग एक बार इंटरेक्शन कर लेनी चाहिए. बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, उनको स्टेज पे बुला लेते हैं. एक क्वेश्चन भैया जिसको सबसे ज्यादा अपोर्ट्स में लेते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टडीइंग अब्रॉड? यार
इस पे बड़ा आंसर हम लिख सकते हैं। बाकी मुझे अगर सिर्फ बीटेक की बात है यार, इंडिया में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पर मान लो आपका इंडिया में किसी भी अच्छी जगह पे एडमिशन नहीं हुआ और पेरेंट्स के पास हैं 2-3 करोड़ लगाने के लिए, मतलब 1 से 2 करोड़ आपके लगते हैं, तो ठीक है आप बीटेक बाहर से कर सकते हो। पर यार मेन आपका फायदा तभी है जब आप मास्टर्स बाहर से करो। ठीक है, तो हमारे मेरे बैचमेट्स में शायद ही बहुत कम इंडिविजुअल्स हैं जिनका अगर बैचलर्स में अच्छा पैकेज चला गया तो वो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, वो अपनी यहाँ पे ही 2-3 साल जॉब करना चाहते हैं। उसके बाद एक आपके पास ऑप्शन होता है, 4th ईयर में आप जीआरई का दे सकते हो पेपर, वो 5 साल तक उसकी मान्यता होती है जो भी आपके नंबर लगे होते हैं। तो आप पेपर 4th ईयर में दो और चाहो तो 3 साल बाद आप फिर कल को मास्टर्स के लिए जा सकते हो, थोड़ा 2 साल पैसे भी कमा सकते हो। बाकी यार मुझे तो टू बी ऑनेस्ट पर्सनल लेवल पे पूछोगे, मेरे को तो इंडिया में ही सब बहुत अपॉर्चुनिटी दिखती है। मुझे पर्सन यहाँ पे सबका अब इंडिविजुअल टेस्ट है, मेरे को लगता है कि हम फैमिली के साथ रहे हैं, आपका एक फैमिली कनेक्ट दूर हो जाता है, सारी जॉइंट फैमिली यहाँ पर है, लोग आप जिनके लिए मेरे स्ट्रक्चर में काम फैमिली आता है, और फैमिली का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। तो मेरे इसलिए इंडिया नहीं छोड़ सकता। मुझे लगता है कि जब हमारे देश के अंदर ही 100 करोड़ से ऊपर लोग हैं, तो आपको चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो पूरा मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाना है तो भाई अगर सही मन से जा रहे हो तो इम्प्रूव करने का भी बहुत स्कोप है। ठीक है, तो मेरे को तो इंडिया बहुत ठीक लगता है। पर आप यूं बोलो कि यार इंडिया में मास्टर्स उतनी अच्छी नहीं होती और मुझे करनी ही करनी है, तो हाँ आप जा सकते हो। और आप अपॉर्चुनिटी वाइज पूछोगे तो एल से कोई 10वीं 11वीं क्लास का बच्चा देख रहा है, बीटेक इंडिया से करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, प्लेसमेंट ग्रैब करो, कल को मास्टर्स चाहिए तो आप बाहर से कर सकते हो। ठीक है, मास्टर्स में पैसे भी कम लगेंगे और तब तक आपके पास ऑलरेडी एक जॉब भी होगी इंडिया में अच्छी स्टेबल। हो सकता है 2 साल बाद जॉब करके आपको लगे नहीं यार मुझे तो यहीं पे करना है, या फिर मुझे मैनेजमेंट में जाना है, तो आप एमबीए कर रहे हो। या फिर काफी इंडिविजुअल्स तो ऐसे हैं जिनके पैकेज इतने अच्छे अच्छे लग रहे हैं कि वो कहते हैं यार एमबीए के बाद भी क्या करेंगे, एवरेज पैकेज एमबीए का उस मेरे पैकेज से कम है, तो वो लोग करते नहीं, वो बैचलर्स में ही कंटिन्यू रहते हैं आगे। तो अलग अलग बच्चे हैं वो, आप विद टाइम अपनी रास्ता पकड़ लोगे। ज्यादा है तो यार यूं बोलूंगा कि अपने से जो 3-4 साल बड़े जो बंदे हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्लेसमेंट वगैरह ग्रैब कर रखी है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उनके साथ 2-2 3-3 घंटे का भी बैठ के देखो। ये देखो कि यार किसी दिन गुड़गांव नोएडा चले जाओ या हैदराबाद बैंगलोर चले जाओ और अपना किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में चले गए, बाहर बाहर से देख लिया, अलाउ भी करते हैं वहां, आप अंदर जाके देख सकते हो, तो आपको काफी एक अच्छी वाइब आ रही होगी कि अच्छा यार मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या मुझे यहीं जाना है, क्या ये मेरे लिए बनी है। ओके भैया, हाउ टू स्टार्ट कोडिंग इन फर्स्ट ईयर मैं बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, टर्न ऑन योर लैपटॉप। ठीक है, मतलब क्या पूछते हो यार इसमें, क्या बोलूँ अब मैं हाउ टू स्टार्ट कोडिंग में। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए आजकल यार। सबसे फर्स्ट सेमेस्टर, अब चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, ठीक है, मतलब अब जो भी आपका पहला सेमेस्टर आएगा, 4th सेमेस्टर में हो तो 4th सेमेस्टर में सबसे पहले ये चीज ये करो, न्यू बच्चे हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अपनी प्लेसमेंट पे पर ध्यान देना है। मतलब आप एक C++ या जावा में से एक लैंग्वेज सीखो, उसके बाद आप अपना डेटा स्ट्रक्चर सीखो, ठीक है, और उसके बाद आप DSN-Algo पे ध्यान देते हो। इस ये पूरा प्रोसेस आप 6 महीने में कर सकते हो, चाहे पेड करो, नहीं तो हमने अपना कॉलेज पे भी अब करा दिया। सेकंड सेमेस्टर में आप क्या कर सकते हो, सेकंड सेमेस्टर में जब जाओगे तो पहले आएगी विंटर ब्रेक। अब उस विंटर ब्रेक में आपके पास ऑप्शन है, मान लो आपने सिर्फ C++ सीखी थी, तो अब ये विंटर ब्रेक में थोड़ा सा जावा सीख लो। भैया मैं जावा क्यों सीखूं, क्योंकि जावा से अब आप हो सकता है डेवलपमेंट साइड में इंटरेस्टेड हो तो एंड्रॉइड वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। तो अब सेकंड सेम में आपने थोड़ा थोड़ा जावा सीखा था, बस विंटर ब्रेक में जावा सीखा, और जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेसमेंट है, कोर्स है, उसी में अब आपने कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन और स्टार्ट कर दिए, हैकर रैंक पे स्टार्ट कर दिए, लीड कोड पे स्टार्ट कर दिए, कोड शेफ पे स्टार्ट कर दिए, थोड़े थोड़े। कोड शेफ थोड़ा हार्ड पड़ता है तो हैकर रैंक थोड़ा इजी है, वहां पे देख लिए, GFG गिग्स फॉर गिग्स पे चले गए। फिर सेकंड सेमेस्टर के बाद जो समर ब्रेक आएगी, उसमें आप क्या कर सकते हो, 2 महीने की ब्रेक है, इसमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखूंगा, क्योंकि जावा तो मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीख लिया था पिछले विंटर में, ठीक है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख लिया। अब उसके बाद दोबारा सेमेस्टर आएगा, फिर से विंटर ब्रेक आएगी। इस विंटर ब्रेक में आप चाहो तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के 1-2 प्रोजेक्ट कर सकते हो अच्छे से बैठ के 30 दिन लगा के, जिससे कि कल को आप CV में लिख सको। तो कोई भी एयरटेल, अर्बन कंपनी, हाइक जैसी कंपनी आती है जिन्हें सिर्फ ऐप डेवलपर चाहिए होते हैं, तो उनकी नजरों में आप चमक जाओ, क्योंकि आपके पास CV में अच्छे ऐप बेस्ड आपने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। फिर दोबारा समर ब्रेक आती है, अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप आधा एक घंटा कॉम्पिटेटिव को दे रहे हो, आप अपने कोड शेफ पे रेटिंग बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, वो चीज कंटिन्यू चल रही है सेमेस्टर के दौरान। फिर आया तो आपने कहा चलो यार मैं थोड़ी सी पाइथन सीख लेता हूँ, मुझे ML के अंदर जाना है, तो समर ब्रेक में आपने पाइथन प्लस ML थोड़ा बहुत सीख लिया। इस प्रकार से आप जब तक 4th ईयर तक पहुंचोगे, फिर इतने में आपका इंटर्नशिप पीरियड आ जाता है, ठीक है।
तो ऐसे जाना होता है यार। बाय एंड हर व्यक्ति को लगभग सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं। एक लैंग्वेज होगी जो से स्ट्रांग आएगी, फिर डीएसएल को सब जानते हैं, पाइथन सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं, मशीन लर्निंग सब प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। दैट्स इट। सर अब एक बार बच्चे को माइक दे दिए हैं वो क्वेश्चंस पूछने कहीं को। हाँ हाँ, पूछ लो यार, पूछो पूछो। ऋतिक। Hello, am I audible? हाँ ऋतिक ऑडिबल। हेलो भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने इतना कुछ बताया मेरे को। एक्चुअली मेरे को बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था। लाइक अभी तक मैं वेब डेव कर चुका हूँ, ऐप डेव कर चुका हूँ, और सी प्लस प्लस अच्छी लगती है, डी एस अच्छी लगती है। बट मेरा ये क्वेश्चन है, लाइक मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ, मेरे को वो चीज़ पसंद आ जाती है, मुझे लगता है मैं पुरानी भूलता जा रहा हूँ और नई वाली और करता जा रहा हूँ। लाइक अभी मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं किस फील्ड को अपना प्राइमरी फील्ड बनाए, और अभी भी मेरे को लगता है कि मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। चलो ठीक है, मैं ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हेलो माइक्रोसॉफ्ट, तुम्हें अपना याद है जो भी कॉम्पिटेटिव पढ़ा था तुमने 6 महीने पहले प्लेसमेंट्स के लिए, या भूल चुकी हो? बहुत कम याद है, सब भूल जाते हैं। यहाँ पे ऊपर एक व्यक्ति बैठा है जिसने वेबडी में जीसॉक निकाला है। तो वो जब कोर्स बना रहा था कह रहा था भैया मैंने इतने दिन पहले जीसॉक निकाला था, मुझे सारी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी, मैं सारी चीज़ें भूल चुका हूँ। तो सब भूलते हैं यार, बेसिकली वही है। जेई मेन में आप एक चैप्टर को एक बार पढ़ते थे, स्टोइशियोमेट्री, तो फिर आपको 3-4 रिवीजन मारने पड़ते थे। वही सेम सिस्टम यहाँ पे है। तो आप प्लेसमेंट्स के लिए ही पढ़ रहे हो, तो प्लेसमेंट्स से पहले 2-3 महीने जो होंगे वहाँ पे आपको बैठ के दोबारा सारी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखी हैं। और उसी प्रकार से होता है। कल को यार जितने भी लोग, मान लो इनकी जॉब लग गई, कल को अडोबी अमेजोन में 2-2 साल काम किया, जब स्विच मारते हैं तो उससे पहले दोबारा अपने सारे फंडे रिवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑल दो फिर इनसे सिर्फ डीएसएल को नहीं पूछा जाता है, ठीक है, पर ये चीज तो रिवाइज मारनी पड़ती है। अगर आपका प्रश्न यही था कि मैं भूल जाता हूं तो, पर आपका मन लग रहा है, वो अच्छी चीज है कि आपका कोडिंग में मन लग रहा है, वो अच्छी चीज है। अब म्यूट हो गए हैं सब, तो आई गेस मैं कुछ चैट से कोई डाउट मैं देख लेता हूँ। ओके भाई साहब, ये तो कमेंट्स फास्ट आ रहे हैं। श्रेयस यू आर ऑनलाइन, यू कैन आस्क। Views on Gate. गेट एग्जाम के ऊपर यार आपको अगर प्रॉपर डिटेल चाहिए तो एक वीडियो बना रखा है मैंने लगभग साल भर पहले। पर गेट से आपका यार पीएसयूज के अंदर हो जाता है, आपका आईएएस हो जाता है, फिर आपका एमटेक की अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं। आई गेस कुछ कंपनीज भी हैं, सॉरी कुछ कंट्रीज में आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि आपका सीधा फॉरेन एडमिशन भी एक्सेप्ट करती हैं गेट एग्जाम के बेसिस पे। तो वो प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है, आप वो देखोगे तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। ठीक है, वीडियो मैंने ही बनाया था लगभग 1.5 साल पहले। और आप ये पूछ रहे हो कि भैया मैं गेट करूं या एमबीए करूं, तो वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, कहीं वो पूछ रहे हो आप। तो प्लेसमेंट वाइज यार आपको, अगर आप इंडिया की जो आपकी टॉप एमबीए कॉलेजेस जिन्हें आप बोलोगे उनमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो ठीक है। 50 से नीचे उतना फिर फायदा नहीं हो रहा होता। आप आईआईएम्स में चले जाते हो, एक्सेलराइज हैं, एफएमएस है, इनमें आपका सिलेक्शन होता है, वेरी गुड। एक बार सिर्फ कैट का पेपर नहीं होता, बाकी भी होते हैं, जैट होते हैं, बहुत सारे पेपर हैं आपके। इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। एमटेक वर्सेस आपका एमबीए वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। डिटेल्ड है, आधे आधे घंटे के वीडियो, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे एज कम्पेयर टू कि मैं सेमिनार में ही आपको बताऊं। एक रेगुलर क्वेश्चन बार बार चैट में स्पैम हो रहा है, हाउ टू गैदर पीपल और लाइक emerge a team for a startup, I guess the person wants to ask. यार सबसे पहले तो आपको अपने टीम को ये दिखाना, देखो चल एकदम ब्रूट ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ, पहले तो आपको फाइनेंस से सैलरी देनी पड़ेगी और एक अच्छी साउंड सैलरी हो। तो अगर, क्योंकि आप एक स्टार्टअप हो, बाकी जगह उन्हें अगर 10 रुपए मिल रहे हैं तो आपको 11 या 12 रुपए देने पड़ेंगे, थोड़ा ज्यादा पड़ेगा क्योंकि एक स्टार्टअप में थोड़ी स्टेबिलिटी ट्रस्ट कम होता है। दूसरा ये, आपको यार उनसे 1-to-1 कॉन्टैक्ट ज्यादा रखना पड़ेगा इन केस अगर आप उन्हें होल्ड करना चाहते हो। सिर्फ हायर करना बड़ी चीज नहीं होती, हायर करने के बाद उन्हें होल्ड करना भी एक अपने आप में चैलेंज होता है। और साथ में उन्हें चीज, आपका जो विजन है वो पर्पस के साथ इंक्लाइंड है या नहीं। पर अगर आप ज्यादा कमर्शियल्स रखते हो, सैलरी ज्यादा है, तो यूजुअली वो मेन मोटिवेशन होता है। भैया ऑडियो बुक्स और बुक्स? मेरे हिसाब से, पर वो बच्चा ये पूछ रहा है विदाउट सैलरी लोगों को कैसे जोड़े, मेरे हिसाब से शायद वो ये पूछ रहा था। विदाउट सैलरी यार मैं ये बोलूंगा अकेले भागो जब तक भाग सकते हो,
ठीक है, क्योंकि अगर जब हम, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, हम टीम बनाते हैं, काफी बार बनाना पड़ता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह उठानी है, पहली इन्वेस्टमेंट आपकी टीम पे ही बनती है, आप अकेले बंदे आके इन्वेस्टमेंट नहीं उठा रहे होते। पर अगर टीम में कोई बॉटल नेक है, आलसी आदमी है, तो जनाब वहां दिक्कत हो रही होती है। अकेला आदमी बहुत तेज भागता है क्योंकि सारी चीज अब आपको करनी है। तो एक पॉइंट के बाद, जैसे मुझे भी लगभग 2.5-3 साल के बाद टीम की जरूरत पड़ी थी, तब हमने टीम बना ली। अब हम भाई 50 से ऊपर बंदे हो रखे हैं, गोल है धीरे से 100 से ऊपर हो जाएंगे, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स विल बी मोर देन 100 पीपल। तो एक पॉइंट के बाद टीम इज गुड। पहले अकेले भागो दबा के, वो एक है ना हिंदी में फेमस कोट कि तू बस मेहनत करता जा, समय के साथ काफिला पीछे जुड़ता जाएगा, इस प्रकार से कुछ वही सेम चीज है। बुक्स, ऑडियो बुक्स, मैं तो बोलूंगा पहले मैं ऑडियो बुक्स पढ़ता था, पर ऑडियो बुक्स जल्दी खत्म तो हो जाती हैं पर रिटेन नहीं रहती। तो इसलिए फिर अब तो मैं यूं करता हूँ, मेरे टीम में कोई बंदा है, उसी को मैं बोल दूंगा बुक पढ़ लो, वो समरी दे देंगे मुझे, फिर मुझे वो रिवाइज भी करा देंगे। वो आदमी बैठेगा आगे, और 3 से 4 घंटे मुझे लगते हैं पूरी बुक की समरी मिलने में, और उस चीज़ को हम वापस डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपके साथ सेमिनार्स में शेयर करता हूँ, तो मेरे रिविजन्स होते रहते हैं और मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। फिर कभी कभी मान लो खुद बुक पढ़ रहे हैं, तो अब मुझे बुक्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले एक जगह लाइब्रेरी में चले जाएं या बुक स्टोर में जाएं। ऑनलाइन किताबें ना खरीदूं, क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ बुक कवर दिखता है, पन्ने अंदर पन्ने पलट के नहीं देख सकते। फिर जो बुक पसंद आए उन्हें लेके आए, जो चीज़ अच्छी लगे उसको बुक के अंदर ही मार्क करो, गोले वोले बनाओ, साइड में लिखो, ठीक है, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है। ऑडियो बुक जल्दी खत्म होती है पर रिटेन नहीं हो पाती। तो अगर आपको असली में वैल्यू एडिशन करना है, तो मतलब आप समझ रहे होगे, अच्छा हाँ मजे आ रहे हैं, पढ़ रहा हूँ किताब से सीखने को मिला, पर 15 दिन बाद आप भूल गए क्या पढ़ा था उससे। तो वो एक छोटा ड्रॉबैक लगता है। आप चाहो तो दोबारा पढ़ सकते हो उसे, पर मेरे को लिखना ज्यादा फायदेमंद लगता है। और एक रिसर्च भी है, अगर आप अपने जो भी गोल्स हैं या मिशन स्टेटमेंट है उसको लिखते हो, तो यू बिकम, वो व्यक्ति 10 गुना ज्यादा अमीर बनते हैं। दोज पीपल हु राइट देयर मिशन स्टेटमेंट्स आर 10 टाइम्स मोर रिचर। तो लिखने से क्या है कि आप फालतू चीज नहीं लिखते, जो चीज पे विचार लिखा है वही लिखते हैं हम। Isha, you are online. Also, if you are something in the ask. Bhaiya, what is the future of new company producing electric cars in India starting in next 7 years? वाह, मैं वैसे एजुकेशन सेक्टर में हूँ और आई एम अ स्पीकर, पर ठीक है, एक जनरल व्यू दे सकते हैं यार इस पे। यहाँ पे क्या मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तुमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रखा है कुछ टेस्ला जैसा, या समहाउ उसका अगर वो 10 है तो आप 7 जैसा, मतलब हाँ आगे यार स्कोप ही स्कोप है। पर इंडिया में जैसे अभी आप देखोगे, बैंगलोर में आएंगे सबसे ज्यादा स्टेशन या इलेक्ट्रिक कार्स आपको चलती हुई दिखेंगी। दिल्ली वगैरह में सिर्फ कुछ टैक्सीज हैं जिन्होंने ग्रीन कलर की प्लेट लगा के आपको इलेक्ट्रिक टैक्सीज प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी हैं। इशू ये आता है, जैसे दिल्ली इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड है, बाहर क्या है कि आप चार्जिंग के वो बना सकते हो, लोग अपने घर की पार्किंग में चार्ज कर सकते, इधर पार्किंग ही नहीं है, गाड़ी खड़ी हो तो हम उसको चार्ज करें, कहीं ऐसी सड़कों पे खड़ी हुई हैं। एक कंसर्न तो मुझे वो लगता है, पर विद टाइम डेफिनेटली आपकी ये चीजें, अगर हमारी जो बैटरी है वो चार्जिंग टाइम बहुत कम हो जाए कि विद इन 30 मिनट्स वो फुल चार्ज हो रही है, या मेरे को लगता है विद इन फ्यूचर और भी फास्ट कर सकते हैं उस प्रोसेस को, तो उससे फिर काफी बूस्ट आ सकता है। जैसे अभी हमें पेट्रोल भराना होता है, हम जाते हैं, हमें 5 मिनट लगते हैं टंकी फुल, पर अभी ना, एक तो पॉपुलेशन इतनी है, गाड़ियां इतनी है, कहाँ पे वो चीज कराएं, कितने स्टेशन बनाएं, और हर एक के घर में आप स्टेशन बनाओ, इतने सबकी जगह नहीं है। ठीक है, काफी कच्ची कॉलोनी में रह रहे हैं, आधे से ज्यादा दिल्ली जो है वो कच्ची कॉलोनी है, मतलब बिल्डिंगें अच्छी बना रखी हैं पर वो लेजिट प्रॉपर्टीज नहीं है। तो वो आपको उधर थोड़ा देखना होता है। पर हाँ स्कोप है इन द नेक्स्ट 7 years। तभी टेस्ला का स्टॉक एकदम ऊपर स्काई रॉकेट जा रहा है, फोर्ड वगैरह सब पीछे छूट गए। तो बस, अब मैं यार टोटल एक्सपर्ट हूँ नहीं इसमें कि मैं गाड़ियां बनाता हूँ तो तुम्हें कुछ एक्यूरेट आंसर दे दूं, बट बस यही डन। Distractions and demotivations in study and life. पर इसमें यार अगर तुम्हें मान लो तुम एक न्यूबी और तुम्हारे पास 0 चीजें हैं, पर तुम्हारे पास इतनी स्किल हैं कि तुम थोड़ी बहुत कुछ, जिस चीज तरह तुम बात कर रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा कुछ भी, तुम एक छोटा प्रोटोटाइप भी बना सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट टीचिंग दिस ऑन सोशल मीडिया। यूट्यूब पे एक चैनल बना सकते हो जहाँ पे आप सबसे पहले तो ये दिखाओ कि ओके मेरा ये कार है, आपने की टीम ने, अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैकेनिकल की कोई सोसाइटी है जिसने शायद कुछ इलेक्ट्रिक का छोटा व्हीकल बनाया होगा, आपके जैसे कार कंपटीशन होते रहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बीच में, और वहां पे आप वो प्रोसेस टीच कर सकते हो। मुझे तो काफी कूल लगता है, काफी बंदे हैं जो कि उस चीज को देख रहे होंगे कि कैसे आपने एक एक पार्ट पे काम किया, और उसे अट्रैक्टिव बना के आप अगर
आगे दें तो वहां से कुछ अपॉर्चुनिटीज और आपको मिल सकती हैं। इनफैक्ट आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा उसको और इम्प्रूव करने का। सर एक क्वेश्चन को कोट्स मिले हुए हैं, डिस्ट्रैक्शंस एंड डीमोटिवेशन इन स्टडी एंड लाइफ। यार डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? मेरे को तो लगता है सबको पता है डिस्ट्रैक्शंस क्या है, तुम्हें बता दूं। और मोबाइल है तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन, लैपटॉप है, अगर तुम 12वीं तक के बच्चे हो तो यही है सबसे मेजर डिस्ट्रैक्शन। कॉलेज में आके चलो ठीक है मोबाइल लैपटॉप रखना होता है, तो वहां पे यूजुअली राहुल नेहा का चक्कर होता है। तो यार अगर आपने प्लेसमेंट सिक्योर्ड है, आपने ठीक है, आपको पता है आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगी, आप ठीक बंदे हो तो सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हो। आपको पता है नहीं यार अभी तो मेहनत करनी है, मेरे को तो सरकारी सेक्टर में जाना है या 3-4 साल खुद ही बैठ के अभी और स्ट्रगल मारनी है, तो फिर नेहा का चक्कर मत पालो। ठीक है, पहले अपने खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ और उसके बाद चीज कर सकते हो। बाकी कुछ भी है ना यार, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, हर एक की सक्सेस जर्नी अलग होती है। और बस कुछ गड्ढे होते हैं यार, आपको ये पता हो कि हाँ मैं दिन में कुछ इतना वर्क डाल रहा हूँ, लास्ट में वो वर्क कर वही मैटर करता है। साथ में आपको क्या बोलूं यार, ये इसका क्या, डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें नहीं पता, डिस्ट्रैक्शन काटनी पड़ेंगी, अवॉइड नहीं कर सकते आप, बस यही है इसका एकमात्र स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन यही है। आप सोचिए यहाँ पे इतना आज के दिन कचरा पड़ा है, सारी चीज डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हो, अभी ये सेमिनार है, पर अब 15 मिनट बाद अब तुम IGTV पे देख रहे हो कुछ या रील्स को ऊपर नीचे कर रहे हो, तो फिर मैं क्या बताऊं उसमें डिस्ट्रैक्शंस क्या है। एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे को वो चीज हेल्प कर सकती है अगर मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, पर आप एक कंज्यूमर हो, तो आप जब इंस्टाग्राम देखते हो तो आप जो क्रिएटर है उसकी लाइफ में वैल्यू एड कर रहे होते हो, या फिर जो जिन्होंने इंस्टाग्राम है उनका आप वॉच टाइम बढ़ा रहे हो। आपकी खुद की लाइफ में वैल्यू एडिशन तब होगा जब आप या तो उन क्रिएटर्स को फॉलो करो जो कि आपके डोमेन में आपसे 4-5 साल आगे हैं, या आपको कुछ सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आपको चीजें काटनी पड़ेंगी। तभी तो यार 3% लोग बचे हुए पे 97% से ज्यादा आगे हैं। सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है उसमें, स्मार्ट चॉइसेस डिसीजंस भी हैं। बस यही चीज है। आई गेस मैं बोर कर रहा हूँ अब इस पॉइंट के बाद, सब बच्चों को आंसर पता है। और ठीक है, बताओ होस्ट अर्पित, हम चाहें तो अब रैप कर सकते हैं। आगे सब सेम फ्रीक्वेंट डाउट्स बार 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 आ रहे हैं। ऑफलाइन में तो यार 3.5-4 घंटे खींचने में मजा आता है, क्योंकि आप 1-to-1 फेस देख के एकदम इंटरेक्ट कर पाते हो। अभी हम सिर्फ मेजर मेजर बच्चों के डाउट्स भैया। कम्युनिकेशन स्किल्स बोलोगे तो कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। तो आपको बोलने की प्रैक्टिस नहीं है तो बोलो, शीशे के सामने बोलो, स्टेज पे बोलो, सामने बोलो, जोर से चिल्लाओ, पार्क में जाके कुछ भी करो, बोलना आपको पड़ेगा। मेक वीडियोस ऑन सोशल मीडियाज, तो वहां पे आपको हेल्प मिल रही होगी कम्युनिकेशन में। कोई कोर्स खरीदने से नहीं बढ़ती यार कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, आप थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, पर वो काम आप फ्री में भी कर सकते हो। आज के दिन शीशे के आगे खड़ा होना है, सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल दो, हो गया कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग। देन कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन कर लो, डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन कर लो। आज ऑल्दो भी सब ऑफलाइन नहीं हुआ है, पर बस यही सारी चीजें। अगर आपको बोलना नहीं आता पे डोमेन के अंदर ऊपर नहीं उठ सकते, आप एक इंजीनियर ही क्यों ना हो, आप इंजीनियर एज अ हायर हो जाओगे, पर कल को आपको टीम लीड बनना है तो जनाब फिर आपको बोलना अच्छा होना चाहिए। टीम लीड वो व्यक्ति नहीं होता जो सबसे अच्छी कोडिंग जानता है, वो व्यक्ति होता है जो सबको मैनेज कर पाए। तो वहां पे कम्युनिकेशन स्किल, बातों से ही तो संसार चलता है यार। आप अपना विचार अगलों को प्रकट कर पाओ, आप अगले की बात समझ पाओ, दैट्स इट। ये छोटी स्किल्स हैं, सिखाई नहीं जाती ना। कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है ना, रिलेशनशिप सिखाए जाते हैं ना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सिखाया जाता है कॉलेज के अंदर, पर यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना। प्रैक्टिकल फैमिली स्ट्रक्चर सिखाया जाता है। तो ये किताबें सिखा देंगी आपको जो पीछे। भैया 5 आवर सेमिनार ऑन रियल स्टेट, 5 आवर तो नहीं पर 1.5 घंटे का सेमिनार लिया था एक बार, ओपन सेशन हुआ था, आपको याद हो लास्ट मंथ, तो उसमें लगभग 1.5 घंटे का मैंने लिया था। 5 घंटे का क्या बताऊं कि बजरी सीमेंट कितने कितने परसेंटेज में मिलानी है, मतलब 1 घंटा का जो कंटेंट था उसमें मैंने मेजॉरिटी चीज कवर कर ली थी। बाकी आपको बुकें पढ़नी है तो काफी सारे रियल स्टेट के ऊपर किताबें आती हैं, जैसे ये दिस इज अ बुक ऑन रियल स्टेट। बट एक चीज ध्यान रखना, दीज बुक्स आर ओनली एप्लीकेबल ऑन इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें जो टैक्स वाला पार्ट होता है कि टैक्स जो है वो डेट फ्री है, वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बराबर टैक्स देना पड़ता है, आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा होता। या फिर ये वाली बुक है, आई गेस आपने इनके रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी,
इसके अंदर भी सेम चीज बताई जाती है रियल एस्टेट के बारे में, पर वो डेट वाली चीज इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, वो चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेस लग रहे होते हैं, इधर आपको टैक्स एग्जेम्पशन सिर्फ मिल रहा होता है कुछ 1.5 लाख आई गेस इंटरेस्ट के ऊपर और 2 लाख प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। ठीक है, और मैक्स टू मैक्स आप 7 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, वो भी तब जब आप जॉइंट वेंचर पे किसी प्रॉपर्टी या को खरीदते हो कि 2 ओनर्स हैं तो दोनों ने 1.5-2 लाख का बेनिफिट ले लिया, इससे ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता इंडिया में रियल एस्टेट में। डन? नहीं समझ में थोड़े थोड़े कुछ कुछ पार्ट कॉम्प्लिकेटेड हो गए होंगे, बट स्टिल सब नॉर्मल है। ठीक है, समाप्त करें आज का सेशन स्पीकर साहब। सर स्पीकर के बारे का अर्पित का कनेक्शन वीक है, बच्चे को डाउट तो बस वही आ गया सेम ही अब online। आ गया अर्पित आ गया वैसे। सो आई गेस बाकी कोई फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है अब और कोई है नहीं, सो रैप अप करते हैं। यार एक चीज ध्यान रखना, जितने भी यहाँ पे अब बच्चे बैठे हुए हैं, सबसे पहले अगर आप इस सेमिनार में आए हो वो भी इतने शॉर्ट नोटिस में, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, विच इज स्टेप नंबर 1। एक ऐसा बड़ा सपना ले लो जनाब, उसको आपको किताब में लिखना पड़ेगा। 25 चीजें जो आप जिंदगी में करना चाहते हो उनमें से ऊपर की 2 के पीछे हाथ धो के लग जाओ, वो आपको हॉलीवुड का हीरो बनना पड़ेगा, जो कि जनाब लैला के लिए पागल हो जाता है। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस देखते रहते हो ना, कितने लोगों ने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस सीन किया है, या नेहा कितनी बार ऑनलाइन हुआ है, इतनी बार आपके दिमाग में वो ड्रीम जब रेप्लिकेट होना स्टार्ट होगा तब आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे। आपके लेफ्ट राइट के जितने बंदे हैं आपको बोलेंगे कि भाई सब फ्लॉप है। एक तो यार जिन लोगों ने पैसे नहीं कमा रखे वो आपको बोलें कि पैसे कैसे कमाने हैं, उस चीज पे थोड़ा कम मानना है। ठीक है, मान लो कि आपको एक साइड का दोस्त बोल रहा है कि जनाब वो उधर स्कोप नहीं, अच्छा आप ट्राई करके आए थे जनाब, राइट। और पैसा बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होता, एक ऐसी चीज जो कि मेजोरिटी सोसाइटी के पास नहीं होती तो हम उसको नेगेटिव देख लेते हैं, जिसके पास पैसा है यार वो आदमी तो बड़ा गंदा होगा। नहीं, उस आदमी ने पैसे कमाए हैं, उसको कुछ चीजें पता थी इसलिए उसने कमाई हैं, वो जो कर रहा है वो सही है, इनफैक्ट सीखना चाहिए हमें उस चीज से, राइट। और इंडिया में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है, उन लोगों में से होने का कोई फायदा नहीं है कि यार इंडिया में स्कोप नहीं है बाहर जाएंगे, सब बकवास है। जिसको पानी खोदना होता है वो वहीं कुआं खोद लेता है। ठीक है, पानी चाहिए होता है जैसे। इसी के साथ आज का सेमिनार समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे। अपने लिए एक टारगेट बनाओ, आज चाहे तुम निक्कर में बैठे होगे जनाब, पर मैं 3 साल पहले निक्कर में बैठा था, मैं ऐसे ही बैठा होता था। मैं सेमिनार अटेंड किए मैंने अपने 2nd ईयर 3rd ईयर के अंदर भी। ठीक है, आप कर सकते हो। मैंने एक बंदे को देखा था 26 साल की उम्र में जो मिलने, मैंने सोचा था 22 की उम्र में क्यों नहीं बन सकते। वो सोच होती थी, वो रियलिटी बन गई। पर पहले आपको सोचना जरूरी है। मेरे को एक 40 साल के आईआईटी दिल्ली के एक टीचर ने कहा था, आईआईटी दिल्ली से पास आउट टीचर जो कि आईआईटी जेईई कैटेगरी में पढ़ाते थे 35-40 की उम्र में, कि अमन तुम 40 साल के होगे तब जाके ऐसा मिलेगा, उससे पहले तो सिर्फ स्ट्रगल मारोगे तुम, सब बकवास है। ठीक है, और जब एक आईआईटी का बंदा बोलता है इतना सीनियर, वो लगता 1 सेकंड के लगता भी है शायद सही बोल रहा हो, सब बकवास है। अगर इंडिविजुअल्स हैं इस पृथ्वी के ऊपर जिन्होंने यार 17-18 साल की उम्र में भी पैसे कमाए, आप कमा सकते हो। कैरे मनाटे इज वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, चाहे 12वीं पास ना हुई है, पर आज के दिन अपनी एज में हाईली सक्सेसफुल आदमी है वो। तो आपको थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा। हाँ, अब आप बोलो मेरे नंबर कम हो जाएंगे, थोड़े उस प्रोसेस में थोड़े रिस्क लेते हैं, पर फिर अपॉर्चुनिटी भी उतनी है। अब इट्स अप टू यू कि आप, ओहो रैप, हाँ मैं यही तो, मुजरा रैप या मुजरा बताओ, 2 ऑप्शन है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं जनाब, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एंड